बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने पढ़ना है नावल की थर्ड एपिसोड। वो जो जालिम जागीरदार बेस अपना नावल चल रहा है, उसकी थर्ड एपिसोड पढ़नी है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजीली मिलती रहे। और आज मैं बैठी तो थोड़ा टाइम ली हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं तो अब मेहमानों की वजह से थोड़ा सा रद्द-बदल हो जाएगा टाइम का। लेकिन एपिसोड की मेरी वही कोशिश है कि एपिसोड डेली आए और जितनी लॉन्ग मैं दे रही हूँ इस नावल की, हर एपिसोड उतनी ही लॉन्ग हो। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं थर्ड एपिसोड। सलाशा नक्सक सा तैयार हुआ बाहर निकला था। कलाई पे कीमती ग्रे वॉच पहनता डाइनिंग टेबल की सिमत पड़ा। रहमत, सलाशा ने ज़ोरदार आवाज़ में इसको पुकारा। रहमत लम्हे में हाजिर हुई। लानती आदमी। जी हुक्म शाह साईं। वैसे रहमत को कहना चाहिए था जी हुक्म लानती साईं। जा, वो लड़की वहाँ मेरे रूम की टेरेस पर पड़ी है, इसको उठा के अपने क्वार्टर में ले जाओ और समंदर खान से कहकर शहर से बेहतरीन डॉक्टर को बुलवा ले। मुझे वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक चाहिए। तज़ीका में इस लबो लहजे में कहते हुए टेबल से गरम गरम चाय का कप उठा लिया जो इसके वहाँ आने से पहले को मुलाजिम रख कर चला गया था। रहमत बगैर कुछ कहे तड़पती हुई सलाशा के बेडरूम की जानिब भागी। रात में वो अपने रूम की खिड़की का पर्दा बराबर करने आई तो मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी थी। मैं समझ की सज़ा के लिए आज की रात मुंतखब की गई है। ज़ुबैदा जहाँ चलती हुई सलाशा के साइड वाली खाली चेयर पर विराजमान हुई। इनके चेहरे पर बहुत सुकून और खुशी थी। ज़ुआशा का कफन में लिपटा वजूद आंखों से नहीं जाता। इसका मासूम और पकीज़ा चेहरा याद आता तो जिसमें खून की जगह लावा दौड़ने लगता है। जिस बेदर्दी से इसको मारा गया, दिल तो शिद्दत से करता है इस लड़की का रेशा रेशा अलग कर दूँ, तो तब भी तमान्ने और सुकून मैसर नहीं मिलेगा। जो दर्द, जो तकलीफ़ और जो अजियत मेरी फूलों सी बहन ज़ुआशा को दी गई है, इसका तो पासिंग मैंने अभी वसूल नहीं किया। लाख दिल्ला ना तेरे ते हाले तू पासिंग वसूल नहीं किया। मारी गई सी ना तेरी भैन ने, धक्का मार के मार गई सी, तो तू भी मार दे उन्होंने। लानती आदमी। इस लड़की को रोज़ मरना होगा, रोज़ जीना होगा। इसके जिस्म को नहीं, इसकी रूह को भी एहसास होना चाहिए कि इसकी बहन क्या कर गई है। सलाशा के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। इस लड़की के लिए इस कदर शदीद नफ़रत कि अगर इसकी मामूली सी चिंगारी भी कोई छू ले वो वहीं जलकर खाकस्तर हो जाए। इंतकाम और बदले की साग को ठंडा नहीं होना। ज़ुबैदा जहाँ को भी जब भी सुकून मिलेगा, करार आएगा, दिल को ठंडक मिलेगी जब इस लड़की के ख़ानदान का नामो निशान मिट जाए। ठीक कहते हो सलाशा, इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि 2 टके की औकात नहीं और ख्वाब क्या देख लिया। ज़ुबैदा जहाँ ने लंबा सांस लिया। खैर ये सब भी चलता रहेगा, तुम नाश्ता करो, मैंने रहमत से पहले ही बनवा लिया था। सलाशा ने ज़ुबैदा जहाँ की तरफ देखा और नफ़ी में सर इधर उधर हिलाया। अब किसी शय की तलब नहीं, और वह समझ गई कि ज़ुआशा की याद ने इसे गमज़दा और उदास कर दिया था। चाय के भी सिर्फ 2-3 घूंटी हलक में उतारे थे, वो भी छोड़ दी। कशमाला की शादी तो हो गई, हालांकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि वो यहाँ इस हवेली में तुम्हारी बहन बनकर आती। ओहो, बहन नहीं बाजी, बीबी बन के आती, दुल्हन बन के आती। मगर खैर अच्छे लोगों में ब्याही है। तुम अपनी कहो, मैंने सरमत भाई की थी, तुम्हारे लिए पसंद किया, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बेबे, शादी की तो मुझे पहले भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो तो ज़ुआशा के कहने इसकी ख्वाहिश और ज़िद की वजह से मैंने कशमाला से मंगनी की थी। मगर अब जब वही नहीं तो मुझे भी शादी की कोई तमन्ना या आरज़ू नहीं। कशमाला ने नसीब चंगे सी तेरे वगैरह जानवर को बच गई। ज़ुआशा की कमी तो पल पल महसूस होगी, कदम कदम पर इसकी याद आएगी। मगर क्या करूँ, मेरी तुम 3 औलादें भी तो हो जिनके लिए मुझे सोचना है। आकफा शाह तो जल्द शादी होकर चली गई। अलीशा को तुमने पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तुम फ़िलहाल तुम्हारे लिए सोचूंगी। बेबे, शाह साईं। इसी असना में मुलाजिम चला और मुअद्दब और एहतराम से सर झुका खड़ा हो गया। सलाशा ने इसकी तरफ देखा। क्या बात है? वो डॉक्टर साहब आए शहर से, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सलार साहब। डॉक्टर अंबर मुलाजिम के हमरा अंदर जा चुका था। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बैठिए, हमारे साथ नाश्ता करें। हक के मेज़बानी अदा करते हुए सलार शाह ने चेयर पर बैठने का इशारा किया। थैंक्स। डॉक्टर अंबर ने सहूलत से इनकार कर दिया। चलिए, जैसे आपकी मर्ज़ी, वहाँ बैठते हैं। दोनों ड्राइंग रूम में आ गए थे। डॉक्टर अंबर सलाशा आमने सामने सोफे पर विराजमान हुए थे। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? सलाशा शहाना अंदाज में पाँव पर पाँव रखे सोफे की पैक से टेक लगाए डॉक्टर अंबर की यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करने लगा। एक्चुअली सलार साहब, आना तो डॉक्टर फ़ारूक को था मेरे साथ यहाँ, लेकिन किसी पर्सनल प्रॉब्लम के तहत इनको अचानक कनाडा जाना पड़ा। मगर इन्होंने कहलवाया जैसे वो फारिग होते हैं वो खुद आपसे मिलने आएंगे। ये लीजिए। डॉक्टर अंबर ने अपने ब्लैक ब्रीफकेस से एक ब्लू फाइल निकाली और सलाशा की सिमत बढ़ाई। ये क्या है? सलाशा ने सवालिया नज़रों से इस ब्लू फाइल को देखा जो डॉक्टर अंबर के हाथ में थी, फिर वो फाइल हाथ बढ़ा के ले ली। ये ज़ुआशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर फ़ारूक किसी सिलसिले के बाबत आपसे कुछ डिस्कस करने आएंगे। सलाशा जो फाइल खोलने लगा था, डॉक्टर अंबर की बात पर फाइल वापस बंद कर दी और सामने रखी कांच की गोल टेबल पर रख दी। लानती आदमी, देखते लग बगारा तुझे। डॉक्टर अंबर, हम जानते हैं ज़ुआशा को किस बेदर्दी और बेरहमी से मौत की घाट उतार गया। ज़ख़म अभी भरे नहीं हैं, ताज़े हैं, जहाँ से खून रस रहा है। आप चाहते हैं कि मैं ये फ़ाइल पढ़कर अपने ज़ख़्मों में मज़ीद इजाफा कर लूँ, क्योंकि जितनी तकलीफ़ और अज़ियत
मेरी फैमिली, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सलार शाह के चेहरे पर दर्द की बातें लकीरें थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपको तकलीफ पहुँची, मगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स तो सिर्फ दुनियादारी के लिए जस्ट फॉर्मेलिटी है, जिसे हम मुँह मोड़ सकते हैं और ना ही नजरें चुरा सकते हैं। डॉक्टर अंबर ने बहुत नाप तोल कर बात संभाली, बल्कि अपना मुद्दा बयान किया। आप भी अपनी जगह सही फरमा रहे डॉक्टर साहब। अरबिश मेरी बच्ची। रहमत दौड़ती भागती ठंडे भीगे मार्बल के फर्श पर पड़ी अरबिश के पास आई और इसका सर अपनी गोद में रखा। अम्मा, वो सर्दी से बुरी तरह कपकपा रही थी। ठंड से इसका पूरा वजूद आग का गोला हो रहा था। तप रही थी बुखार में, चेहरा सुर्ख हो रहा था। ठंड और सर्दी इतनी हद तक लग रही थी कि रहमत के वजूद में सुकड़ी सिमटी जा रही थी। रहमत की आंखें शिद्दत गम से ज़ारो कतार होने लगी। बेचारे अद्दा दे बेबस लोगों को मौत भी नहीं आती। इस कदर बेबसी, बेरहमती, बेमरवती, कुछ जानवर भी अगर कुछ टाइम तक साथ रहे, पास रहे, तो इससे भी मोहब्बत हो जाती है, उनसीयत हो जाती है। इसकी भूख प्यास सर्दी गर्मी का ख्याल रखा जाता है, इसकी देखभाल की जाती है। ये तो अभी इंसान है, जीता जागता सांस लेता वजूद, जो किसी के वजूद का हिस्सा है, दिल का टुकड़ा है। आंखों की ठंडक है। इसकी सज़ा में तरमीम क्यों नहीं हो रही? क्यों इस बेचारी पर तरस नहीं आ रहा, जो सुबह सवेरे उठकर किसी कोलों के बैल की तरह हवेली के कामों में जुट जाती है, तो रात को फरागत मिलती है। इसके बावजूद रात भर भी ऐसी जानलेवा सज़ा, और सज़ा भी वो जो कसूर इसने किया ही नहीं, फिर भी हकठार ठहरी, मुल्जिम ठहरी, सज़ा की मुस्तहिक ठहरी। रहमत बुआ, वो ठठरती हुई रहमत के अंदर घुसी जा रही थी। मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही है। होंठ थरथरा रहे थे, जिस्म कांप रहा था। चल मेरी धी, हिम्मत करके खड़ी हो, चल मेरे साथ मेरे क्वार्टर में। रहमत ने इसको खुद में समेट कर उठाना चाहा। इतना बर्दाश्त के, थोड़ा सा और हौसला कर ले, खड़ी हो। बहुत मुश्किल से रहमत ने अरबिश को उठाया और आराम आराम से बाहर आने लगी। मुस्तकिल इसकी आवाज़ निकल रही थी, खनखारती हुई। रहमत जल्द से जल्द अरबिश को अपने क्वार्टर में ले जाना चाहती थी कि सलार शाह की भारी और गंभीर आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। जी शाह साईं, इसको जल्दी से चेंज करो, डॉक्टर साहब देख लेंगे इसको। डॉक्टर अंबर की नज़र रहमत के अंदर छुपी बीमार सी लागत लड़की पर पड़ी। जी बेहतर शाह साईं। रहमत ने मज़ीद तेज़ी दिखाई और अरबिश को संभाले आगे बढ़ती चली गई। डॉक्टर साहब, अगर आपको देर ना हो रही है तो इस लड़की को देख लें। सलार शाह ने नहायत संजीदगी से डॉक्टर अंबर को देखा। जी क्यों नहीं सलार साहब। इसी दौरान सलार शाह का फ़ोन बज उठा। सलार शाह ने फ़ोन देखा जहाँ किसी की कॉल आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी। सलार शाह वहाँ से खड़ा हो गया और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। तेरा भी एक्सीडेंट हो, तू ही कितने मर जावे, जान छुटे दी अरबिश ने। रहमत ने अरबिश को पलंग पर लिटाया और जल्दी से अलमारी से अपना कोई सूट निकाला। अरबिश के कपड़े बदले वह थर थर काँप रही थी। बुखार तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा था। रहमत बुआ, मुझे कुछ उड़ा दो, मर जाऊंगी मैं, सर्दी लग रही बहुत। दोनों हाथों को सख्ती से सीने पर बांधे वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। रहमत ने इसको सारी लिहाफ उड़ा दी, मगर अरबिश की सर्दी इन 2-3 लिहाफों से भी कम नहीं हो रही थी। दरवाजे पर होले से किसी ने दस्तक दी। रहमत, जो अरबिश को एक और मोटी रज़ाई उड़ा रही थी, दरवाजे की जानिब बढ़ी। आए डॉक्टर बाबू, देखे तो सही, इसका मजाज कम होके दे नहीं रहा बुखार। रहमत के लबो लहजे में फ़िक्रमंदी, परेशानी चीख चीख के बोली थी। मैं देखता हूँ। डॉक्टर अंबर पलंग के पास आया और अरबिश के चेहरे से लिहाफ हटाई और इसकी सुर्ख तपती पेशानी पर अपना हाथ रखा। ओह माय गॉड, इन्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, इन्हें तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर अंबर को अंदाज़ा हो गया कि अरबिश को किस कदर तेज़ बुखार हो। जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में आसानी हो सकती है, वो यहाँ घर में थोड़ा मुश्किल था। नहीं डॉक्टर बाबू, हुक्म यही मिला कि अरबिश का इलाज यहीं घर में होगा। रहमत के अंदाज से लग रहा था वो डरी हुई है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अरबिश का यहीं इलाज कर दीजिए, इसको हर हालत में 2 दिन में ठीक होना है। रहमत ने डॉक्टर अंबर के आगे हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू थे। ओके, मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर अंबर ने अपने ब्रीफ केस से स्टेथोस्कोप निकाला और अच्छी तरह चेकअप करने के बाद एक पर्चे पर जल्दी जल्दी कुछ मेडिसिन लिखवा दी। आप यूँ करें, जल्दी से ये मंगवा लें। पर्चा रहमत को दिया। जी बेहतर। रहमत तेज़ी से बाहर निकली थी। अरबिश के खंगारने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, जिसने डॉक्टर अंबर की तवज्जो इस जानिब घसीटी। जाने क्या कशिश थी जो डॉक्टर अंबर खींचते ही चला गया। डॉक्टर अंबर ने बगौर इस चेहरे को देखा। मासूम सा चेहरा, सितवां खड़ी नाक, शुगरफी होंठ, रंगत बिलाशुबा गुलाबी सी होगी, जो इस वक्त बुखार की शिद्दत के बायस बिल्कुल सुरख अंगारा हो रही थी। वो बिल्कुल महफ था। इसके मासूम हुस्न को देखने में वक्ल खुद से बिल्कुल बेगाना थी। इस वक्त कोई होश नहीं था। इसको जल्द से जल्द इंजेक्शन की जरूरत थी, वरना ज़्यादा देर हुई तो अरबिश की जान को खतरा लाक हो सकता था। इसे बहुत सर्दी लग रही थी। डॉक्टर अंबर ने आगे बढ़े लिहाफ से इसका हाथ निकाल कर अपने दोनों हाथों में लेकर मसलने लगा, मगर अरबिश की हालत बिगड़ने लगी। वो अपना सर तकिए पर पटकने लगी थी। उफ़, इनकी तबीयत तो बहुत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अंबर ने इसका पैर ज़ोर ज़ोर से मसलना शुरू कर दिया। वो फिर से इसके पास आया था। अरबिश, अरबिश, आंखें खोलें। डॉक्टर अंबर ने इसका रुखसार थपथपाया। ये लीजिए डॉक्टर बाबू, सारा सामान आ गया जो जो आपने मंगवाया। जी जल्दी दीजिए। डॉक्टर अंबर ने फ़ौरन से पेशतर इंजेक्शन लगा, फिर ड्रिप को सेट करने लगा। बस मेरी बच्ची ठीक हो जाओगी। रहमत अरबिश के सहारे बैठकर इसका सर सहलाने लगी। इंजेक्शन से इतना तो हुआ कि अरबिश की बिगड़ती तबीयत संभल गई। इसका थोड़ी थोड़ी देर में सर तकिया पर पटकना और खंगारना बंद हो गया। वो पुरसुकून नींद सोने लगी थी। शुक्र है मेरे सोने रब का, इसने अरबिश पर अपना करम कर दिया। रहमत ने दोनों हाथों को दवाई अंदाज में आसमान की तरफ किया था। ये आपकी बेटी है? रहमत की इतनी फ़िक्र और परेशानी देख डॉक्टर अंबर ने पूछा। नहीं। तो हवेली से इनका कोई रिश्ता? जी डॉक्टर बाबू, जितना मजबूत और गहरा इससे
कहीं ज़्यादा कमज़ोर और रेशम के कच्चे धागे की तरह नाजुक। मैं समझा नहीं कहना क्या चाहती हैं आप। डॉक्टर अंबर को रहमत की पहेली भिजवा दी जैसी बातें समझ में नहीं आई। किस्सा सिर्फ इतना कि किसी की ज़िंदगी की कीमत दे रही है, किसी की मौत का कर्ज उतारी और जाने इस बदनसीब की सांसों का इस कर्ज कब तक उतरेगा। रहमत की आंखें पानी से भरने लगी थी। कब तक अपनी ज़िंदगी का सांसें चुका के किसी के दिल, किसी की रूह और किसी की ज़िंदगी के सुकून और करार का बाइस बनती है। रहमत इस्तिज़ाइया मुस्कुरा दी, सोई भी अरबिश का चेहरा तकने लगी। काश के रब साइंस पर अपना ख़ास रहम व करम कर दे, मगर मैं जानती हूँ अभी इसको मज़ीद दर्द सहना है, मज़ीद तकलीफ़ें झेलनी हैं और इसने एक अनजान शख्स और मज़ीद जुल्म बर्दाश्त कर। रहमत का दिल अरबिश के दुख और इसके गम से बहुत ज़्यादा भर गया था कि पैमाना लबरेज होने लगा जब इसने एक अनजान शख्स के आगे अपना थोड़ा कम हल्का करना चाहा। मगर वो ये भी जानती थी अगर सालार शाह को मामूली सी भी भनक पड़ गई तो वो इसकी बोटियाँ करके चीलों को खिला देगा या फिर ज़िंदगी ज़मीन में गाड़ देगा। रहमत को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ। इसने चौंक कर डॉक्टर अंबर को देखा। डॉक्टर बाबू, जाने अनजाने में मेरे मुँह से जाने क्या कुछ निकल गया, मगर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते आप शाहसाई से कुछ मत कहिएगा। इसी असना में डॉक्टर अंबर का फ़ोन बजने लगा। डॉक्टर अंबर ने अपना फ़ोन देखा और फिर रोती हुई रहमत को देखने के बाद लिहाफ में पुरसुकून नींद सोती अरबिश को देखते हुए बाहर निकल गए। रहमत के दिल में डर ने शिद्दत से अपनी जगह बनाई। अगर डॉक्टर बाबू ने शाह साईं को कुछ बता दिया, ये सोचकर ही रहमत पूरी तरह काम कराएगी। अरे रहमत की बच्ची, क्या ज़रूरत थी इस डॉक्टर बाबू से कुछ बोलने की, खुद तो फंसेगी, साथ बेचारी अरबिश और मुसीबत में आ जाएगी। खुद को सरजनिश करती हुए अरबिश के पास आई थी। सलार शाह ने तो कुत्ते खाई बैठ के ना। रात के 1:30 बज रहे थे। राइब मलिक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हॉल रूम में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपनी कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था। साथ फुल साइज़ का LCD भी ऑन था जिस पर टाइटैनिक मूवी चल रही थी। राइब मलिक ने जब सारी ईमेल चेक कर ली तो लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और कांच की टेबल से रिमोट उठा लिया। रात तो टीवी ऑफ करने का था, मगर जब नज़र फुल साइज़ स्क्रीन पर पड़ी तो नज़र हटाने भूल गया। टाइटैनिक की फिल्म का कोई रोमांटिक सीन चल रहा था। इस सीन से फिल्म इंडस्ट्री में एक तहलका सा मचा दिया था। राइब मलिक के जज्बात में भी एक तलातम सा बरपा हो गया। दिल नादान ने शिद्दत से नशरा की कुर्बत की चाह की थी। अपनी अधूरी तशनगी को मिटाने के लिए नशरा की फ़ुरक़त इसके एहसास की ज़रूरत थी। वो इसे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था, अपने करीब अपनी बाहों में कैद के वालहाना प्यार करना चाहता था, अपनी दीवानगी अपने जुनून का यकीन दिलाना चाहता था, अपनी चाहत और मोहब्बत की मूसलाधार बारिश में भिगोना चाहता था। इसके गिर्द अपनी मोहब्बत और इश्क का वो मजबूत हसार खींचना चाहता था कि नशरा का हर रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ राइब मलिक पर आ ख़त्म होता। राइब मलिक की ब्राउन आंखों में अनशरा को वह सजा था जैसा सराबा घूम गया जो नाबे की सालगिरह में आखिरी बार देखा था। नाराज़ सा अंदाज, खफा लबो लहजा, उखड़ी सी। अनशरा को इसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं था। मगर कब तक मेरी जान, आना तो बिलाखिर आपको मेरे पास ही है। इसके नाबी लबों पर दिलकशी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। राइब मलिक ने अपना सेलफोन उठाया और दाइम खान को कॉल करने लगा। दाइम खान ने दूसरी बेल पर ही फ़ोन रिसीव कर लिया। तुझे सुकून नहीं है? सुकून को गोली मार। ये बता कि इस वक्त क्या कर रहा है। अगर बिजी है तो मेहरबानी कुछ टाइम के लिए अपना प्रोग्राम मुलतवी कर और मेरी बात गौर से सुन। सॉरी डियर, मैं अपना प्रोग्राम मुलतवी नहीं कर सकता क्योंकि इस दिन के लिए काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया मैंने। मुझे नहीं मालूम था कि अनाबिया तुझे इतना ज़ुदगोब में रखती है। मुस्कुराता शरीला बोला जा। दाइम खान को समझ में नहीं आया। मतलब अनाबिया? ओ, दाइम खान के इस जोमानी और शरीर लहजा अब समझ में आया। तू वाकई बेइज्जतों का सरदार है। मैं इस वक्त लैपटॉप पर अपनी फैमिली से इस्लामाबाद बात कर रहा था, तूने पता नहीं क्या सोच लिया। दाइम खान सोच कर ही छैम सा गया, मगर मोबाइल के इस पार राइब मलिक का नहायत ही जानदार कहकर इसके कान में गूंजा। और दूसरी बात कि शरीफों का शेवा नहीं 2 बजे किसी को डिस्टर्ब किया जाए। वो तपता हुआ बोला। राइब मलिक का एक और कहकर इसके तपने पर छूट पड़ा। अब ये पागलों की तरह हंसता रहेगा या कुछ बकवास भी करेगा? मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि तू बाहर आ, मैं आ रहा हूँ। बमुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए कहा था। वॉट? इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं? वॉल क्लॉक आंखें फाड़ के देख ना कि दिन के 2 बज रहे हैं। दाइम खान को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा होने लगा। मैं जानता हूँ इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, मगर गलती से तुम्हारे घर में जो बेवकूफ़ों की सरदार मेरी बीवी है, मैं इससे मिलने आ रहा हूँ। बाय द वे, तू इस वक्त क्या कर रहा है जो अचानक ही अपनी बीवी याद आ गई? दाइम खान ने नहायत सुकून से पूछा। जितने सुकून से पूछा खुद ही पछताने लगा। टाइटैनिक देख रहा हूँ। ओह आई सी। जब भी अंदर के जज्बात उभर कर सामने आ रहे। पछताने के दौरान भी तार देर नहीं रहा था। तू भी पक्का मिनमिना, ऐसे नाबिया नहीं कहती तुझे। और जनाब का खुद के बारे में क्या ख्याल है? नेक ख्याल है। फिलहाल तो अपनी बक बंद कर और दाखिली दरवाज़ा खोल। मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। वॉट? दाइम खान को जैसे करंट छू गया। वो 2 फुट ऊपर उछला। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? तू दरवाज़ा खोल रही, मैं कोई और तकरीएगा अपनाऊँ। धमकी ऐसी थी कि अगर वाकई इसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो कोई और हल निकाल लेगा। दाइम खान ने बेड पर बेखबर सोती नाबिया को देखा, फिर बाहर निकल गया। बेडरूम से इसके कदम दाखिली दरवाजे की जानिब थे। दरवाज़ा खोला तो वाकई मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ा था। जिस वक्त मैंने फ़ोन पर तेरी आवाज़ सुनी, इसी वक्त टीवी ऑफ किया, टेबल से गाड़ी की चाबी उठा ली थी। कमीने, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, इससे पहले कि अनाबिया आ जाए तो ऊपर दफ़ा हो जाए। बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दाइम खान इसको घूरता वापस अपने बेडरूम में चला। बेड पर नाबिया इसी पोजीशन में सो रही थी जैसा इसको देख कर गया था। सुकून का सांस लेता अपना लैपटॉप उठाया बाहर हॉल में आ गया। बड़े बगैरत आदमी है वैसे राइब भी ना।
राइब मलिक ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और सामने नशरा बेड पर बैठी पानी का गिलास हाथ में लिए हुए पानी पी रही थी। आहट पर इसने दरवाजे की जानिब देखा तो दिल धक के करके रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। रात के तीसरे पहर वो इसके रूम में क्या कर रहा था, यही खौफनाक सोचते हुए इसका हाथ कांपा और कांच का गिलास हाथ से नीचे कालीन पर गिर गया। और इससे पहले वो कोई कार्रवाई करता, नशरा ने सोचा भाग के वॉशरूम में जा बंद होगी, मगर राइब मलिक इससे कहीं ज़्यादा शार्प था। यही खौफनाक सोचते इसका हाथ कांपा और कांच का गिलास हाथ से नीचे कालीन पर गिर गया। और इससे पहले वो कोई कार्रवाई करता, नशरा ने सोचा भाग के वॉशरूम में जा बंद होगी, मगर राइब मलिक इससे कहीं ज़्यादा शार्प था। इसका इरादा भाप कर इसकी नाजुक सी कलाई थामी और अपनी जानिब खींच लिया। वो किसी मोम की गुड़िया की तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी थी। सॉरी स्वीट हार्ट, अब जिस बात पर काबू नहीं, खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहा। तुम्हारी कुर्बत और फ़रकत की शिद्दत से तलब जागी इस दिल में। खुमार लबो लहजे में कहता वो एक प्यारी सी शरारत कर गया और फिर शरारतों गुस्ताखियों की कहानी उसके वजूद पर लिखता चला गया। अल्लाह करे तुम मर जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारे गुंडे चोर पकड़ के तुम्हें मारे, आसमान से बिजली गिरे, तुम पर जलजला आए और तुम इसमें दफन हो जाओ। नशरा के मुंह में जो आ रहा था वो झोली भर भर के बद्दुआएं दे रही थी और साथ साथ जो कुछ हाथ में आ रहा था वो खींच कर इसको मारती जा रही थी। और राइब मलिक इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हंसे जा रहा था। राइब मलिक दे विच ना गैरत ना दी कोई शै नहीं, बहुत बगारत आदमी है। अभी कोई लगती नहीं कोई एडा कुछ उन्हें सुना देता तेन बेइज्जती फील ही नहीं हो रही। वैसे ये सारी बद्दुआएं मेरी तरफ से उसके लिए, सलार शाह के लिए हैं। अपने बचाव के लिए कभी इधर होता तो कभी उधर और कभी कोई कुशन या कोई शोपीस वगैरह कैच भी कर लेता। नशरा मेरी बात तो सुनो। वो उसके पास आने की कोशिश करता मगर नशरा कोई ना कोई शय उठाकर इसको दे मारती। नशरा खबरदार जो मेरे पास है, अभी तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। इसका गुस्सा साथ में आसमान से बातें कर रहा था। इसका बस नहीं चलता तो अभी इसका कत्ल कर देती, इसको जान से मार देती। नशरा बस बहुत हो गया, मेरी बात सुनो अब तुम। बिलाखिर राइब मलिक अपने इरादे में कामयाब हो गया। इसको दोनों शानों से थाम कर अपने से नज़दीक किया। अब इसके छूने से मजीद बिदक गई, पूरी तरह खुद को छुड़ाने की मज़ाहमत करने लगी। छोड़ो मुझे बदतमीज़ इंसान, बदमाश गुंडे। नशरा बहुत ज़ोर ज़ोर से राइब मलिक के चौड़े सीने पर अपनी मुट्ठी के मुक्के बरसाए जा रही थी, बनाए मार रही थी। और राइब मलिक ढीठ बना सिर्फ हंसता ही जा रहा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ना ही इसको नशरा की गालियाँ बुरी लग रही थी, बल्कि वो तो इस पल को, इस लम्हे को, इस वक्त को एंजॉय कर रहा था। वो खुश था, मुतमिन था कि इसने अपने नाम की मोहर के साथ साथ अपने वालिहाना प्यार की भी मोहर सबत कर लिया। बड़ा ही लानती है तू ये राइब मलिक। ओ माई लवली वाइफ। दाइम आंख मसलती है, नींद में डूबी आवाज़ लिया नाबिया बेडरूम से बाहर और इसकी अचानक आमद पर सोफे पर बैठा दाइम बुरी तरह गड़बड़ा के रह गया। नाबिया तुम क्यों उठ गई? गड़बड़ाहट और लड़खड़ाती आवाज़ ने नाबिया की नींद उड़ा दी। देखिया इदा तो होंगे कि आ बैल मैनू मार के मैं ना वाकई कुछ जाने चाड़े है तो तेन ना हुन तेन खाली शक है ना, तू यकीन कर ला डंगर जहा। दाइम तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल। दाइम खान खड़ा हो गया, एक नज़र ऊपर नशरा के रूम के दरवाजे की जानिब देखा और नाबिया के पास आया। देखी इन्हें उनके वाल वेख के ना दरवाजे वाले ने आप शक पवांदा पे। चलो और रूम में चलते हैं। दाइम खान ने इसके शाने पर अपना बाजू हमाइल के जैसे नाबिया ने आहिस्ती से हटा दिया। नहीं कोई तो बात है, मुझे शक हो रहा है, किसी गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हो रहा है। पागल हुई हो क्या? कैसी गड़बड़? तो तुम्हारा वहम है। लड़खड़ाते लबो लहजे टूटे अल्फाज में यकीनन कुछ तो ऐसा था जो दाइम खाने से छुपा रहा था। ऐसा क्या था जिस पर वो पर्दा डाला था और फिर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर नशरा के रूम की तरफ क्यों देख रहा था? बिलाखिर तस्दीक हो कि शक को यकीन की ज़ुबान मिल गई। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते राइब मलिक ने इसके सारे शक व शुबात दूर कर दिए। दाइम खान की घबराहट और लड़खड़ाना इसको बाहरी बात समझा गया। राइब मलिक की नज़र भी नाबे पर पड़ चुकी थी। वो खफीफ सा सर झुकाता नीचे खुजाता नीचे सर किए मुस्कुराता इन दोनों के पास आ ठहरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरान की भरी नज़रों से देखा था। ये नशरा से मिलने आया था और यार इसमें गलत भी किया, नशरा इसकी बीवी है। दाइम खान ने भरपूर तरीके से इसकी साइड ली। तुम्हारा लबो लहजा तो कुछ देर पहले काफ़ी लड़खड़ा रहा था, घबराहट तुम्हारे अंदाज से ख़त्म नहीं हो रही थी, बिल्कुल मेमने बने हुए थे। एकदम से बहादुरी का सर्टिफिकेट अचानक से कैसे मिल गया? अनाबिया ने दाइम खान को घूर के देखा। इसने को दाइम खान की बात कुछ खास पसंद नहीं आई। और तुम? अनाबिया करो कब राइब मलिक की जानिब हुआ। तुम सुधरोगे नहीं ना? राइब अभी नशरा बहुत छोटी है, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो वो टूट जाएगी, कांच के टुकड़ों की तरह रेज़ा हो जाएगी। वो कोई शहर की अल्ट्रा मॉडर्न या हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह शार्प या बोल्ड नहीं है। वो गांव देहात में रहने वाली है। वहाँ के माहौल, वहाँ की आबोहवा में पली बड़ी एक सीधी सादा लड़की है। वो वैसे भी तुमसे हर वक्त नाला रहती है, नाराज़ और खफा है तुमसे। तुम और इसके जज्बात और एहसासात को मजरूह करके इसे खुद से ही बदजन कर रहे हो। सच्चे और खरे जिस्म में गुदी लड़की है नशरा, मगर तुम इसको इसके साफ शफाफ दिल को अपनी मनमानी करके खुद से मज़ीद दूर कर दोगे। अनाबिया को राइब मलिक ने आज बहुत दुख दिया था। अब मैं जाकर देखूँ वो रो तो नहीं रही? अनाबिया को नशरा की फ़िक्र हुई। वो सो रही है, मैंने इसको नींद की गोली खिला के सुला दिया। नाबिया के आगे बढ़ने से पहले राइब मलिक ने कहा। व्हाट? अनाबिया और दाइम खान ने एक साथ हैरान होकर देखा। शाबाश। अनाबिया ने भरपूर अंदाज में तंज के फिर शिकायती नज़रों से घूरती हुई नशरा के रूम की जानिब बढ़ गई। बहुत ही बड़ा बगैरत और कमीना है, तो पूरी प्लानिंग करके आया था।
क्या करूँ, किसी की नींद भी तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शौक से मुस्कुराहट लिए वह दाइम खान को देखने लगा। पक्का ढीठ है, अब दफ़ा हो जाए इससे पहले कि वो हिटलर की भतीजी वापस आ जाए। दाइम खान के अंदाज पर राय मलिक हल्के से हंस दिया था। बहुत बड़ा वगैरह था वाकई। अरे और रहमत, ज़ुबैदा जहाँ ने सफाई करती रहमत को पुकारा। जी बड़ी सरकार। रहमत सारा काम छोड़े ज़ुबैदा जहाँ के पास आई। कहाँ छुपी बैठी है वो महारानी, और कितने दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी? आज पूरे 5 दिन हो गए खून बहा में आई है वो कमज़ात ना कि यहाँ अयाशी करने। ज़ुबैदा जहाँ के लबो लहजे में अरबिश के लिए बेइंतहा नफरत तज़ीक़ व तहक़ीर थी। बड़ी सरकार, वो आ गई हैं और किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं। अच्छा। ज़ुबैदा जहाँ ने अच्छा को लंबा करके खींचा था। हाँ जी। तुझे पता है आज सुबह इसके ज़ुबैदा जहाँ ने अच्छा को लंबा करके खींचा। तुझे पता है आज सुबह इसके माँ बाप की मौत होगी, घर की छत गिर गई, दोनों घर के अंदर ही थे। इनके चेहरे पर अजीब सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जिस तरह वो ज़ोर ज़ोर से कहकर लगाकर बता रही थी। रहमत बस यही सोच रही थी कि अरबिश ना सुन ले। वो अभी बुखार से उठी थी, जहनी तौर पर बहुत तकलीफ़ में थी। अगर ये रूफर सा खबर सुन ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको संभालने में। मगर वही बात है ना कि जो और जैसा हम सोचते वैसा कुछ नहीं होता। पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों ने पलट कर देखा, वहाँ अरबिश सन्नाटे में खड़ी थी। इसके हाथ में स्टील के बड़े से थाल में हरी मिर्चें थी, जिन्हें शायद वो धूप में रखने जा रही थी। और वहाँ ज़ुबैदा जहाँ रहमत की बात सुन ली थी। अरबिश, रहमत का दिल कांप कर आ गया। अम्मा, अब्बा। अरबिश का सख्ता टूटा था और इसके असाब पल भर के लिए मंच में दो गए थे। एकदम से होशो हवास ने काम किया और अपने आसपास के लोगों से बेखबर तेजी से बाहर दाखिली दरवाजे की जानिब भागी। ये भी होश नहीं कि दोनों पाँव से चप्पलें उतर गई हैं। सर पर डाली चादर ढलक कर कंधे पर गिरी और फिर नीचे फर्श पर गिर गई। ए लड़की, रुक। ज़ुबैदा जहाँ ज़ोर से चीखी, मगर अरबिश सुनी कब रही थी। इसके कानों में तो उसके माँ बाप की चीखें सुनाई दे रही थी। रोने की तड़पने की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग बुला रहे थे, इसको पुकार रहे थे। इसे हर हाल में इनके पास पहुंचना था। इनके कफन में लिपटे वजूद से लिपट लिपट कर रोए। इनसे पूछे कि क्यों छोड़ गए इसको, जहाँ इस दुनिया में अकेला तन्हा क्यों छोड़ गए। एक आस तो थी कि हाँ वो हैं, जिंदा है। इसका हौसला, इसकी बर्दाश्त, इसका सब्र सिर्फ एक ही सोची पर तो टिका था कि हाँ इसके लिए दुआ करने वाले माँ बाप इसके सर पर सलामत है। मगर अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो चले गए। अरबिश इससे पहले कि भागती हुई दाखिली दरवाजे से बाहर निकल जाती, राह में हाइल सलाशा ने अपना बाजू फैला दिया। भागती हुई अरबिश इसके फैले हुए बाजू से टकराई। अरबिश ने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया और संभलती हुई सीधी हुई और इसको देखने लगी। शाह, मुझे जाने दे। इसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, तड़पती रही और ज़ारो कतार रो के जाने की भीख मांगती रही। मगर मुकाबले भी ज़ालिम जाबर सलाशा था, जिसके आगे तो शायद फ़िरौन की फ़रौनियत भी कुछ नहीं। पत्थर दिल, सख्त जान और कठोर बना वो फातिहा ना मुस्कुराहट लिए उसको देख रहा था। इस वक्त तुम्हें इस हालत में देखकर जिस कदर मुझे सुकून और करार मिल रहा है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकती। रब साईं का वास्ता, आपको मुझे मेरे माँ बाप को अम्मा अब्बा को आखिरी बार देखने दें। इनका चेहरा देखने दे। वो चले गए, मनो मट्टी तले दफन होने से पहले मुझे आखिरी बार इनका दीदार करने दे। मुझसे ये हक मत छीने। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। सलाशा ने हाथ बढ़ाकर अपनी मुट्ठी में इसकी नाजुक सी गर्दन जकड़ ली। अरबिश होंक सी रह गई। इसने अपने दोनों हाथ सलाशा के हाथ पर धर दिए। सलाशा के हाथ का दबाव बढ़ा तो अरबिश की दोनों आंखें जैसे बाहर आ गई। चेहरे की रंगत मौत के साए से बदलने लगी। सांस थमने लगा। तनफ्फुस की रफ्तार हल्की होगी। सलाशा ने बगौर इसकी बिगड़ती हालत देखी और फिर एक झटके से पीछे की सिम फेंका। वो सीधा नीचे मार्बल के साफ शफाफ चमकते फर्श पर गिरी और सीने पर हाथ रखे बुरी तरह खांस रही थी। सांस बहाल होने लगी। थमती धड़कने एतदाल पर आने की कोशिश कर रही थी। दूर खड़ी ज़ुबैदा जहाँ ये सारा ड्रामा बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, जैसे कोई हकीकत नहीं बल्कि टीवी पर चलता कोई कॉमेडी ड्रामा। और लबों पर तंज़ी और इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट लिए इन्होंने मार्बल के फर्श पर बैठी अरबिश को देखने के बाद फ़क्रिया नज़रों से अपने जीतदार बहादुर लंबे चौड़े बेटे सलाशा को देखा। सलाशा वहाँ से हटा और ज़ुबैदा जहाँ के पास चलता हुआ आया। ज़ोया शाह कोई मामूली शय नहीं थी बेबे। इसकी जान बहुत कीमती थी और इसकी मौत रायगा नहीं जाएगी। अपनी एक एक सांस देकर भी लड़की बदला चुका है तो कम है। इसके लबो लहजे में नफरत, शदीद नफरत बोली थी। मेरा दिल करता ज़ोया शाह जिंदा होती थी, मैं ज़ोया शाह का कत्ल कर दी। जिन्ना ज़ोया शाह के पीछे कत्ल गारत थे, जिन्ना ड्रामे जुल्मों से तम इंतहा होई पिल्ला ने तुम माँ बेटे के उपर ही इधर माँ बेटे बाद ना फिर जो अपनी इन्हों के होंगी है ना, अपनी इन्होंने भैड़ी होंगी है, फिर एक शीशे में अपनी शक्ल देखने का काबिल नहीं रहती है। लानती लोग। जी मेरे लाल, मैं ही नहीं, मेरी ज़ोया शाह भी वहाँ बहुत खुश होगी। इसकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। आहो ज़ोया शाह उत्थे खुश होने तो बैठी है। जी ज़ोया शाह ने छित्तर परेड, जी ज़ोया शाह गोल खिला के गई, ज़ोया शाह ने अपनी छित्तर परेड नहीं करानी अगे जाके। सुनते मेरे मुँह जो लानती लोग। ज़ुबैदा जहाँ ने सलाशा को खुद से लगा और फिर वापस कीना तोस नज़रों से अरबिश को देखती सलाशा के हमरा अंदर की जानिब बढ़ गई। इनके जाने के बाद बेकरार और बेचैन सी रहमत तेरी से पानी का गिलास लिए मुस्तकिल खांसती अरबिश की जानिब बढ़ी थी। मैं तो कहती सलाशा मर ही जाए पकड़ के ना, तो फिर नावल का एंड ज़बरदस्त होगा। बात की। तबरेज़ ने मैकरोनी खाते दाइम खान की तरफ देखा। नहीं यार, ठूंस तो इतनी बेफिक्री से रहा जैसे सारा मामला फिट हो गया। दाइम खान के मुतमिन और पुरसुकून अंदाज पर तबरेज़ खान ने घूर के देखा। असल में अनाबे ने इतने प्यार से बनाया तो मैंने सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, इसके बाद ही बात करूँगा।
मिक्रोनी का एक और भर के चम्मच मुंह में डाला है। हाँ, इसके बाद तो शायद तू मरने वाला है, तुझे कभी कुछ खाने को नसीब नहीं होगा। सुलगते हुए इसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था। फिक्र मत कर, ना टेंशन है, मैं पहले नाबिया को मनाऊंगा, फिर ही बीबी जान से बात करूंगा, उनको वजाहतें देकर कायल भी कर लूँगा, जो कि मुझे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अरे तब्रेज़ भाई, आप कब आए? इसी अज़ना में नाबिया भी वहाँ चली गई। अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। तब्रेज़ ने मलामत भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाई, वरना दाइम खान की हरकत और बातों ने तो सही मानों में इसको सुलगाया था। ठीक है, अब आप रात का डिनर करके ही जाएंगे। हक़ मेज़बानी अदा करते हुए दाइम खान के बराबर में बैठ गई। जैसी आपकी खुशी है नाबिया भाभी, वरना लोगों को तो सिर्फ अपने खाने की फ़िक्र है। तब्रेज़ खान के अंदर ही अंदर जान चल रही थी। वो जिस कदर टेंशन में था दाइम खान के खाने से, वो इतना ही बेफिक्र होकर ठूंसने में लगा हुआ था। नाबिया ने मुस्कुराते हुए दाइम खान को देखा। नाबिया बेटा, बीबी जान अपने बेडरूम से निकली थी और मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई थी। नमाज की तरह हमा वक़्त दुपट्टा इनके बंधा रहता था। ये मुक़द्दस व पाकीज़ा वजूद नाबिया को बहुत अजीज़ था। माँ बाप को तो इसने कभी देखा नहीं था। बीबी जान ही इसकी ज़िंदगी, इसकी कुल कायनात, इसकी जान थी। वो इनके बगैर नहीं रह सकती थी। बीबी जान की आमद पर उठी उनके पास आई। आइए बीबी जान। तब्रेज़ खान और दाइम खान दोनों ने सलाम किया, जिसका नरमी से जवाब देते हुए वो सोफ़े पर बैठ गई। इनके बैठने के बाद दाइम खान और तब्रेज़ खान, जिनकी आमद पर अकीदत एहतराम से खड़े हो गए थे, इनके बैठने के बाद खुद भी अपनी नशिस्त संभाली। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बीबी जान ने बारी बारी दाइम खान और नाबिया को देखा। जी बीबी जान, कहिए। अमेरिका से मेरे और आप दोनों के लिए शादी में शिरकत करने का इनविटेशन कार्ड आया। तब्रेज़ खान ने चौंक कर दाइम खान को देखा। दाइम खान की भी यही हालत थी, और इससे पहले वो कोई अपना फ़ैसला सुनाती, तब्रेज़ खान ने आंखें के इशारे से दाइम खान को बात करने के लिए कहा। वाओ, नाबिया तो खुशी से चहकी थी। बीबी जान, हम ज़रूर चलेंगे। क्यों दाइम? पता है, सिर्फ मैं और बीबी जान ही यहाँ पाकिस्तान में, हमारे तो सारे रिश्तेदार अमेरिका में। बीबी जान, इतना वक्त गुजर गया, सबसे मिले, मैं तो ज़रूर चलूँगी। बीबी जान ने इसकी खुशी पर हौले से मुस्कुरा दी। तब्रेज़ ने दाइम खान को देखा और फिर नाबिया के खुशी से चमकते चेहरे को, और इसके चेहरे पर बड़ा सा सवालिया निशान था कि अब क्या होगा। बीबी जान की नज़र दाइम खान पर पड़ी। इनकी ज़िरक निगाहों ने फ़ौरन इसकी परेशानी भांप ली थी। दाइम बेटा, जी। दाइम खान अपनी गहरी सोचों से चौंका। बेटा, सब खैरियत? मुझे आप परेशान लग रहे हो। अगर कोई बात परेशान करी तो मुझे बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। बीबी जान के कहने पर नाबिया ने अपने बराबर में बैठे दाइम खान को देखा। इसको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बीबी जान, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसने बीबी जान को देखा, फिर नाबिया को। हाँ तो कहिए, इतना घबरा क्यों रहे हैं? दरअसल बात यह है कि इस्लामाबाद से आगा जान और अम्मा जान का फ़ोन आया था। ये तो गुड न्यूज़ है, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? बीबी जान को भी बहुत खुशी हुई थी, मगर दाइम खान की परेशानी की वजह समझ में नहीं आई थी। वो मुझे और नाबिया को वहाँ बुला रहे हैं। ये तो और ज़्यादा खुशखबरी की बात है। मगर बेटा, जो बात आपको परेशान करी है वो अभी तक आप मुझे नहीं बता रहे। दाइम, क्या बात है, क्यों सस्पेंस फैला रहे हो? नाबिया ने कहा। वो भी असल वजह जानना चाहती थी। मैं नाबिया को लेकर इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ। वो कहकर खामोश हो गया, जबकि तब्रेज़ खान की सांसें थम गई, जाने इनका फ़ैसला क्या हो। तो बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नाबिया आपकी बीवी है, आप इसको कहाँ ले जाना है, कहाँ रखना है, इसका फ़ैसला तो आप ही करेंगे। बीबी जान ने नहायत नर्म मुलायम लहजे में इससे बात की। वो समझ गई थी इसकी परेशानी और हिचकिचाहट का मतलब। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ अकेली रह जाऊँगी? तो मैं इंशाल्लाह इन्हीं चंद दिनों में अमेरिका चली जाऊँगी। नाबिया, बीबी जान ने खामोश बैठी नाबिया को देखा। जी बीबी जान, क्या सोच रही हूँ? बीबी जान, अगर हम शादी अटेंड करके इस्लामाबाद चले जाएँ। इसको इस्लामाबाद दाइम खान के साथ जाने पर कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि इसको तो खुशी भी हुई थी, मगर थोड़ा दिल में अरमान भी था अमेरिका जाने का। शादी तो निकलती रहेगी। हमारे लिए बहुत खुशी की और तसल्ली बख्श बात है कि दाइम खान के आगा और अम्मा जान ने तुम्हें वहाँ बुलाया, इसलिए पहले तुम्हें दाइम के साथ इस्लामाबाद जाना चाहिए। वो सिर्फ हूँ करके रह गई। इसका उदास चेहरा देखकर बीबी जान का दिल थोड़ा मुरझा के रह गया। इन्होंने अपने पास जगह बनाई। इधर आओ मेरे पास। नाबिया मुँह बसोड़ती उठी और बीबी जान के पास आ बैठी। मेरी जान, बेटियों की जब शादी हो जाती है तो इन्हें ये बात अपने दिलो दिमाग में ना सिर्फ बिठा लेनी चाहिए, बल्कि पल्लू से भी बांध लेनी चाहिए कि इनके मैके से ज़्यादा ससुराल की अहमियत होनी चाहिए। सबसे पहले ससुराल को फोक दो, इसके बाद मैके की बात सुनो। अपने शौहर के दिल में घर बनाने के लिए इसकी खुशी का ख्याल रखो। दाइम की खुशी तुम्हें अपने साथ इस्लामाबाद ले जाने की है, तो हम भी इसी में खुश है कि हमारी चहीती पोती अपने ससुराल में बस रही है। रहा अमेरिका तो कोई बात नहीं, वहाँ कोई आखिरी शादी थोड़ी है। अभी तुम्हारे और कज़न्स बाकी, इनकी शादियाँ अटेंड कर लेना। बीबी जान ने नाबिया को खुद से लगाकर नहायती प्यार नरमी से समझाया। नाबिया हर बात इनकी बहुत गौर सुनती और समझती मुस्कुरा दी। आई लव यू बीबी जान। इसने बीबी जान के शाने पर अपना सर रख दिया। लव यू टू माई स्वीट डियर। इन्होंने इसके सर पर शफकत से बूसा लिया। बीबी जान की मॉडर्न है, इंग्लिश के लव यू लगी हुई है। चलो अब हटो, ईशा की अजान भी होगी है, मैं ईशा अदा कर लूँ और फिर पैकिंग शुरू कर दूँ। इन्होंने आहिस्ती से नाबिया को खुद से अलग किया। खड़ी होगी। चले ऐसा करती हूँ, मैं आपकी पैकिंग कर लेती हूँ। चलो आ जाओ। और ये नशरा कहाँ है? काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही। बीबी जान की तलाशी नजरें इधर उधर होकर वापस से नाबिया पर आ ठहरी। वो रात के डिनर की तैयारी करिए। चलो ठीक है, तुम ये करो, नशरा को मेरे पास ले आओ, मुझे काम है इसे। जी बेहतर। मुझे लग रहा है नाबिया भाभी खुश नहीं है। तब्रेज़ ने अपना खदशा जाहिर किया। अरे नहीं, तुम्हारा वहम है। खैर, मैं बाद में बात कर लूँगा।
दाइम खान ने वापस अपनी मकरोनी की प्लेट उठा ली थी और कांच के टेबल पर जो इन लोगों के आने पर रखती थी। इधर दे, मुझे बहुत ठूंस लिया, मैं सुकून से खाऊंगा। तो बरेज खान ने वो मकरोनी की प्लेट दाइम खान के हाथ से छीन ली। दाइम खान सवाई घूरने के कुछ नहीं कर सका। एडी तो तू खा ली थी, थोड़ी जी नहीं वो भी खा लेगा तो बरेज तो कुछ होते नहीं ना जाएगा। कल की फ़्लाइट से बीबी जान अमेरिका रवाना हो चुकी थी। अनशरा का ID कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा होता तो इसको भी अपने साथ ले जाती, मगर जाते जाते सख्ती से नाबे को ताकीद करके गई जितनी जल्दी हो सके अनशरा की हर चीज़ रेडी करवा के फ़ौरन इसे अमेरिका भेजो मेरे पास। अनाबिया, दाइम खान ने आहिस्ती से पुकारा। नाबे जो वार्डरोब में घुसे अपनी ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया निकाल रही थी, दाइम खान के पुकार पर पलट कर देखने लगी। हाँ बोलो। बोलिए, कितनी बार सिखाना पड़ेगा, आदत डाल लो। इसके बेतकल्लफ होकर बोलने पर दाइम खान ने फ़ौरन टोका, जिस पर नाबिया होले से हंसती चलती हुई इसकी तरफ आई। ओके मेरे सरताज, फरमाइए, मैं हम्मा तन गोश हूँ। नाबिया इसके आगे कॉर्निश पर जा लाई। तुम्हारी भले के लिए कहता हूँ, इस्लामाबाद में वहाँ सबके सामने इस तरह बात करोगे तो सबसे पहले अम्मा जान तुम्हें टोक देंगी। मगर नाबिया कुछ नहीं बोली, खामोशी से मुस्कुरा कर सर झुका गई। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो। नाबिया खामोशी से इसके बराबर बैठ गई। खामोशी का कुफल हवस पर करार था, नजरें दाइम खान के संजीदा चेहरे पर जमी थी। तुम मेरे साथ इस्लामाबाद जाने पर खुश हो ना? नाबिया ने सर ऊपर में इस बात में से ऊपर नीचे सर हिला दिया। तुम्हारे दिल में अमेरिका अपनी कज़न की शादी में न जाने का कोई मलाल, कोई खलिश तो नहीं ना? नाबिया ने फिर से इस बात में ऊपर नीचे सर हिला दिया। तुम मेरे इस फैसले पर भी खुश हो ना कि हम ज़िंदगी भर अब इस्लामाबाद में रहेंगे? इसने दोबारा से अपना वही अमल दोहराया। आपके दाइम खान बुरी तरह चिढ़ गया। मुंह में ज़ुबान नहीं गिरवी रखती है क्या? इसने तब कर नाबिया को देखा, जिस पर नाबिया ने अपनी बेसाख्ता हंसी पर कंट्रोल करते हुए पुराना अमल दोहराया। अरे, और फिर बस जो नाबिया का हंसी का फवारा फूटा तो जैसे ना रुकने की कसम खा ली हो। दौरा पै गया हंसे सीधा। बस पागलों की तरह मुंह फाड़ कर कहका लगाती रहो। इस तरह अगर वहाँ इस्लामाबाद में हंसी तो बाकी का जुमला अधूरा रह गया। नाबिया ने बढ़कर इसके लबों पर शोखी की एक मोहर सबत कर दी। दाइम खान इसकी ऐसी बेख्तियारी पर दंगी रह गए। इसे नाबिया की बेतकल्फ़ी पर हमेशा से शिकायत रही थी। प्यार का इजहार हो या मोहब्बत का इजहार, अमल हमेशा पहल इसकी तरफ से होती थी और वो बेचारा बेबस ही होकर रह जाता। कितनी बार वो टोक भी चुका था कि लड़कियों को जैसी थोड़ी सी शर्म हया अपने अंदर लिया, मगर वो भी ठीठों की तरह जब कहके पर कहके लगाती तो मज़ीद सुलग कर रह जाता। मैं यहाँ तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट मौजू पर कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मगर तुम अपनी फजूल हरकतों से बाज मत आना। दाइम खान के घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सका, बल्कि खफीफ सा होकर रह गया। सच्ची दाइम खान, जब तुम इस तरह शर्माते और घबराते तो दिल करता है। वो थोड़ा और पास आई, मगर जुमला अधूरा छोड़ दिया। दाइम खान उलझी मगर सवालिया नज़र से उसको देखने लगा। तो क्या दिल करता, आगे भी तो बोलो, इसने चिड़कर कहा। दिल करता कि तुम्हें पूरा 50 साल में निकल जाऊँ। इसके गले में अपनी मरमरी बाहें डाले हुए सरगोशियाना अंदाज में बोली। दाइम खान ने रुख फेर कर अपने से नज़दीक बैठी अपनी रगत जान को बगौर देखा, जिसका हंसी जब्त करने के चक्कर में पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। दाइम खान बेख्तियार हंसते हुए, तुम्हें तो मैं बताता हूँ सालिम साबित सालिम कौन किसको निकलता है। और फिर दाइम खान ने इसकी मरमरी कमर में अपना बाजू डाले मज़ीद इसे खुद से नज़दीक कर लिया। शोखी शरारतों की दास्तान तवील होती चली गई। कमरे में दोनों की हंसी गूंजने लगी। अनिशा क्या करोगी अकेले घर रह के? मैं दाइम के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ, अभी 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। बीबी जान अमेरिका चली गई है, नूरी खुद अपने गांव जा रही है। तुम बताओ क्या करोगी यहाँ अकेली रहकर? इसलिए राइब के साथ चली जाओ, वो तुम्हारा मुहाफ़िज़ है, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा शौहर। पिछले 1 घंटे से इसको समझा रही थी, मगर अनिशा की किसी भी तरह ना हाँ में नहीं बदली। वो किसी तौर राइब मलिक के साथ जाने पर रजामंद नहीं हो रही थी, बस टस्वे बहाई जा रही थी। तो नाबे अभी आप मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले चले ना? इसने 100 दफ़ा का दोहराया जुमला, एक बार फिर दोहराया। नाबी ने गहरी सांस ली। वो इसको समझा के थक गई थी, मगर वो किसी कीमत पर नहीं मान रही थी। इसने मदद तलब नज़रों से नशरा के पीछे खड़े राइब मलिक और दाइम खान को देखा, जिनकी मौजूदगी से नशरा कतई लाइलम थी। राइब मलिक भी इसके बार बार इनकार से बेजार हो गया, बल्कि अब तो इस चेहरे पर गुस्से की लाली सी बिखरे रही। शुक्र है राइब मलिक ने भी थोड़ी जितनी गैरत बाकी है। दाइम खान ने इसको आँख के इशारे से खामोश करवा रखा था, मगर अब एहसास हो रहा था कि नशरा को नाबी और दाइम खान को देर हो रही थी। सामान सारा बाहर रखवाया जा चुका था। इस बंगले के हर रूम को लॉक कर दिया गया था। मुकम्मल तैयारी थी, सिर्फ नशरा की वजह से देर हो रही थी। अच्छा ये बताओ, राइब के साथ जाने में क्या कबाहत है? इसके मुसलसल टस्वे बहाने पर नाबे को तरस आ गया। दिल में इसके लिए हमदर्दी सी होगी कि अगर बस चलता तो वाकई वो इसको अपने साथ इस्लामाबाद ले जाती। बस वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नशरा ने रूठेपन से कहा। पीछे खड़ा दाइम खान सर झुकाए मुस्कुरा दिया, तो राइब मलिक ने घूर कर इसको देखने के बाद दर्जीदा नज़रों से नाबे को देखा। अनशरा राइब इतना खूबसूरत, हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग और डैशिंग सा बंदर, लड़कियाँ मरती हैं इसकी वजाहत पर। अनाबिया ने राइब मलिक का सुर्ख चेहरा देखकर इसको और सताना चाहा। अनाबिया भी आपको कल बताया था इन्होंने इस रात मेरे साथ क्या किया, और रहा लड़कियाँ तो वो इस सब की सब अंधी होंगी जो इन पर मरती होंगी। इसने तब कर जवाब दिया, मगर इसके पहले वाले जुमले पर राइब मलिक की आंखें हैरत से फटी की फटी रहेगी, बल्कि दिल तो चाह किसी वजनी शय से अपना या फिर बेवकूफ़ कमा कर लड़की का सर फोड़ डाले। साथ खड़े दाइम खान की हंसी ने मजीद जल्दी पर तीली का काम किया। बेगैर तो की तरह हंसे ही जाता है, अपनी बीवी तो संभाली नहीं जाती। राइब मलिक को दाइम खान की हंसी इस वक्त सख्त जहर लग रही थी। राइब तेरे तो बड़ा बगैरत नहीं हो सकता दाइम। इस नाबे की बच्ची को तो मैं बाद में देखता हूँ, मगर इस वक्त तो अपनी बीवी की कम फहमी कम अक्ली पर मातम करने को दिल चाह रहा है। शाबाश, अगर और कुछ भी बताने को रहेगा तो वो भी बता दो। इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई, वो पिलाकर वहाँ आई गया। इसकी मौजूदगी पर नशरा हौंसदा होकर रहेगी। ये देखा आपने नाबी, अभी आप इनसे कहीं यहाँ से चले जाए, मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। इसने डरते हुए नाबी
के हाथ पर अपना हाथ ज़ोर से रखा और ज़ोर से पकड़ लिया कि मुबादा इसे ज़बरदस्ती ना ले जाए। अच्छा आप मुझे बीबी जान के पास अमेरिका भेज दें। अनशरा अनाबे कुछ बोलती कि रायब मलिक बोल पड़ा, हाँ अमेरिका भेज दो, क्योंकि अमेरिका तुम्हारे गांव के पीछे जो है। क्या बीबी जान मेरे गांव गई हैं? डर और खौफ के मारे इसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। मेदे जैसी रंगत पर मौत के साए गहरे होने लहराने लगी तो गुलाबी आंखों में मौत की दहशत थी। पल के पल इसका रवा रवा लरस उठा था। नाबे के हाथ पर रखा इसका हाथ कप कपा के रह गया। नाबे इसके साथ रायब मलिक ने भी इसकी बदलती कैफियत देखी। रायब मलिक और नाबे दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा। नशरा क्या बात है, तुम इसका तो खौफजदा क्यों हो? नशरा बुरी तरह चौंक कर रही। नाबे अभी बीबी जान गाँव क्यों गई हैं? अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे मार देंगे। वो लोग बहुत ज़ालिम हैं। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अनाबिया दाइम खान की पुकार पर अनाबे ने इसको देखा। वो अपनी कलाई में बंदी कीमती वॉच की तरफ इशारा करने लगा। अनशरा हम लेट हो रहे हैं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हर रोज़ तुम्हें फ़ोन करूँगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अनाबे ने बढ़कर इसकी रुखसार पर प्यार किया और आहिस्ती से अपना हाथ इसके हाथों से निकाला। मना किया था कोई उल्टी सीधी हरकत मत करो, वो भी छोटी है। मगर नहीं, टाइटैनिक देखकर खुद को इस दिन टाइटैनिक का हीरो समझने लगा था। चलते चलते दाइम खान ने रायब मलिक को छेड़ने वाली नज़रों से देखा। मैं टाइटैनिक का हीरो नहीं तो क्या हुआ? नशरा तो कैट विंसलेट है ना। इसने एक आंख दबाकर सरगोशी की, मगर सरगोशी इतनी धीमी भी नहीं थी कि बिल्कुल पीछे चलती है नाबे के कानों से महफूज रहती। शर्म तो तुम दोनों को आती नहीं, वो बेचारी परेशान हो, तुम दोनों बकवास पे बकवास किए जाओ। नाबे ने दोनों को घूर के देखा। और तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को कैट विंसलेट से मिला रहे हो। इसने गुस्से भरी नज़रों से रायब मलिक को देखा। लो, मैंने कब नशरा को इससे मिलाया? रायब मलिक की समझ में नाबे की बात ही है। इसने ऊँ को ज़रा लंबा खींचकर आंखों को बढ़ा के ला हौला वला कुव्वत। रायब मलिक की बात में इसकी समझ में इसकी ज़ोमानी बात अब आई थी। लड़की में इसका फेस कट से मिला रहा हूँ और तब तुम्हारी सोच में मैं क्या पाबंदी लाऊँ? ये काम तो तुम्हारा मेम नहीं कर सकता। ओह, मैं समझी कि वो शर्मिंदा होगी अपनी सोच पर। तुम कुछ भी सोच सकती हो, बोल सकती हो, मगर कभी अक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकती। रायब मलिक को भी खान को भी मौका मिल गया, वो भी अंदर ही अंदर झेंप सा गया। बहरहाल मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी रहूँगी। शर्मिंदगी का हौल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे जिगरी यार का, रायब मलिक ने खास दाइम खान को सुनाने के लिए कहा। एनीवेज अब तुम लोग निकलो, देर हो रही है, और वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना। नाबिया दाइम खान को रुखसत करने के बाद वो दोबारा अंदर आया। नशरा भी इसी पोजीशन में बैठी गहरी सोच में महव थी। इन सोचों की तकलीफ़ और करब इसके चेहरे पर वाज़ेह देखा जा सकता था। इन गुलाबी आंखों की एक अलग ही वहशती दर्द की कहानी रकम थी, जो रायब मलिक समझ नहीं पाया, मगर फ़िलहाल समझना भी नहीं चाहता था। समझने के लिए टाइम बहुत दरकार था। अब यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी था। नशरा उठो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। नशरा ने चौंकते हुए रायब मलिक को देखा और इसको देखते ही फिर से वो रात याद आ गई। इसके ज़ख्म अभी ताज़ा थे, वो फिर से इसको ज़ख्म करने आ गए थे। नहीं, कत्ती नहीं, मैं मर जाऊँगी, मगर आपके साथ किसी सूरत नहीं जाऊँगी। वो तनकती भी उठी थी। और मैंने भी कह दिया कि तुम्हें हर सूरत मेरे साथ ही चलना है और मेरे साथ ही रहना है। रायब मलिक ने ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा। इसको अपने मजबूत आहनी बाजुओं में उठाए आगे निकलता चला गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि इसको अपने मुक्कों से भी नवाजती रही, मगर रायब मलिक कानों को बंद किए अपने किया गया। ज़ोया ज़ुबैदा जहाँ रात के तीसरे पहर बुरी तरह डर के बैठी थी। इसी की ठंडक में भी इनका पूरा चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा था। सांसों का तनफ्फुस धुनकी की मानिंद तेज़ चल रहा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। खौफ इनके रोम रोम से टपक रहा था। आंखें बस खाली मंजर पर ठहर गई थी। क्या हुआ? फिर से कोई रोना ख्वाब देख लिया? आलम शाह ने लेटे लेटे रुख मोड़ के ज़ुबैदा जहाँ को देखा, मगर ज़ुबैदा जहाँ की कैफियत में कोई फ़र्क नहीं आया। इनका हाथ अभी भी यूँ ही बढ़ा हुआ था जैसे वो ज़ोया शाह को बचा रही हो। आलम शाह उठ के बैठ कर इनका बड़ा हुआ हाथ थाम के नीचे कर लिया। पता नहीं शाह सही ये ख्वाब है, ये हकीकत, क्यों मैं हर रात ज़ोया शाह को इस कदर तड़पता सिसकता देखती हूँ। कभी देखती हूँ वो खून में नहाई हुई है, कभी देखती हूँ उसके जिस्म पर जगह जगह ज़ख्म पड़े हैं, सुर्ख और नील के निशान। आज तो अजीब ही देखा। क्या देखा? आलम शाह जो बगौर सुन रहे थे, ज़ुबैदा जहाँ के चुप होने पर बोले, यही कि इसके सर से किसी ने बड़ी बेरहमी से चादर खींच ली। ज़ुबैदा जहाँ की आंखें अश्कबार थी और वह सिर्फ सालार शाह को चीख चीख कर बुला रही है। शाह साईं, मेरी बेटी इतनी अजियत में क्यों है? क्यों वो वहाँ बेसुकून, बेचैन, क्यों तकलीफ़ में है? वो सिसक उठी, क्योंकि ज़ोया शाह को अजियत देने वाले, तकलीफ़ देने वाले, इसको मौत के घाट उतारने वाले अभी ज़मीन पर जिंदा है, सलामत है। यही वजह है कि ज़ोया शाह को इंसाफ नहीं मिला और वो तुम्हें हर रोज़ हर रात इस तरह ख्वाब में नजर आती है। मगर फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आलम शाह ने ज़ुबैदा जहाँ का शाना थपथपाया। तुम सलार शाह से को इस लड़की को कुएं में फेंक दे, इसको भी तो पता चले मौत का मज़ा क्या होता है। तड़प तड़प कर मरेगी तो हमारी ज़ोया शाह की सांसों का कर्ज उतरेगा, इसकी रूह को सुकून मिलेगा। इस कदर सफाकियत आंखों में लबो लहजे में इतनी शिद्दत नफ़रत की नफ़रत भी आलम शाह की नफ़रत देखे तो हैरान रह जाए, शर्मिंदा हो जाए और तुम्हारे दिल को भी करार आएगा। मैंने कहा था सलार शाह से। ज़ुबैदा जहाँ ने अपना भीगा चेहरा साफ किया। फिर क्या जवाब दिया सलार शाह ने? इसने कहा मारना चाहूँ तो अभी मार दूँ, पल भर में किस्सा ही ख़त्म और इसकी ज़िंदगी भी। मगर ज़ुबैदा जहाँ खामोश होगी। मगर क्या? वो आगे की बात जानने के लिए मुंतज़िर थे। मगर सलार शाह का कहना है कि और मानने के अजबिश के जिस्म को, इसकी रूह, इसके रोम रोम को वो तकलीफ़, वो दर्द और वज़ियत देगा जब तक इसके अंदर ठंडक ना पड़ जाए, जब तक वो खुद मुतमईन ना हो जाए। खून बहा में आई है सलार शाह एक झटके, शाह साईं, एक झटके से मारना बहुत आसान है, मगर पल पल जो मौत से दी जाएगी वो बाइस सुकून होगी। ठीक कहती हो। सलार शाह ने साबित कर दिया आखिर को, बेटा भी वो मेरा है, मेरा फ़ख्र, मेरा गरूर, मुझे नाज है अपने बेटे पर।
आलम शाह के लबो लहजे में गुरूर बोल रहा था। ज़ुबैरा जान ने सिर्फ मुँह पर इत्तेफाक किया। मैं पानी लाता हूँ। आलम शाह रूम में रखे छोटे से फ्रिज की जानिब बढ़े। बड़ी गल है, आलम शाह ने हिम्मत कर ली थी बीबी ने पानी पिया नहीं तो भी तोहीन सी ना। आजकल रात अरबिश को बेडरूम में आने में आधा घंटा देर हो गई थी। शाम को डेरे पर आलम शाह और सालार शाह के बाहर से मेहमान आए थे। कल 10 फरात थे, मगर खाना तकरीबन 30 लोगों का बनाना पड़ा। वो बुरी तरह थक गई थी। जिस्म का एक जोड़ दुख रहा था, हड्डियाँ दर्द के मारे चूर चूर हो रही थी, मगर फिर भी इसे सारे काम करना था। वो समझी डेरे पर बर्तन ही आएंगे, मगर सालार शाह के हुक्म पर मुलाजिम सारे गंदे बर्तन भी ले और वही धोने में इतना टाइम लग गया। रहमत भी चलेगी वरना थोड़ी सी मदद ज़रूर करवा दिया करती। इसलिए अपना सारा काम निपटा कर बेडरूम में दाखिल हुई। किचन में बेडरूम तक आने में इसने हज़ारों बार बस एक यही दुआ शिद्दत से कि या अल्लाह शाह सही सो चुके हूँ, क्योंकि इनकी दी हुई सज़ा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाती है, जिस्म के साथ साथ रूह पर भी भारी पड़ती है। मगर क्या करती, कबूलियत की घड़ी अभी इसके नसीब में नहीं थी। पल भर का सुकून, चैन, आराम इसका मुकद्दर नहीं। कुछ लोगों की किस्मत रब ने ऐसी बनाई है जब इसके प्याले में स्याही के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने ज़ोहर शाह के नाम पर बनाई जाने वाली कंपनी की डिटेल्स लंदन की कंपनी में फ़िक्स कर दी हैं। सालार शाह मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आहट पर दरवाजे की जानिब देख रहा। अरबिश को भरपूर नज़रों से इसने देखा। डरी सहमी घबराई सी वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से अंदर आ रही थी। कपड़े वही मलके से चिकन आलूद हो रहे थे। किचन में काम करी थी, जिसकी वजह से आगे की शर्ट गीली हो रही थी, जबकि चेहरे पर जा बजा आटे की खुश्की तो कहीं तवे की कालक लगी हुई थी। सालार शाह ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया। वो बेचारी मज़ीद खौफज़दा हरास हो गई। वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बेबस किए बेदर्दी से मरोड़ी थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो जानती थी भले वो पूरा दिन किसी भी हालत में क्यों ना, मगर रात को सालार शाह के पास आने के लिए खूब सज खुशबू में बसा वजूद चाहिए इसका। कल सारी मेल चेक करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। और फिर मोबाइल ऑफ करके पीछे साइड टेबल पर उछाल दिया। टूटिया नहीं फ़ोन? फिर से रुख मोड़ के बगौर इसका सहमा खौफज़दा चेहरा देखा। सालार शाह के लबों पर पूरी सरार सी मुस्कुराहट थी, आंखों में इंतकाम की अलग चमक। इसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और हथेली की पुश से धीरे से इसका सुर्ख सफ़ेद पड़ता रुखसार छुआ। अरबिश की इस लम्स पर जैसे जान सूली पर अटक गई। दिल की धड़कती धड़कनों का कोई शुमार नहीं था। घनी झुकी घनेरी पलकें लरसने लगी। स्याह नैना चाहते हुए भी समंदर से भरने लगे। मासूम सी इस चेहरे पर दुनिया जहाँ की दहशत हलगुरे लेने लगी। सालार शाह ने नहायत सुकून से इस मंजर को तका तो दिल में एक ठंडक की फवार सी पड़ने लगी, मगर ये अभी भी कम था। इसने अरबिश का नाजुक सा बाजू नहायत बेरहमी से पकड़ा और तकरीबन घसीटता वॉशरूम की जानिब ले गया। इसको साइड में खड़ा किया और अपनी मतलूबा शर्ट ढूंढ कर लिया। एक बड़ा सा स्टूल जिस पर बड़ा सा टब रख दिया और पानी से पूरा भर दिया। अरबिश को कुछ समझ में नहीं आएगा आखिर वो क्या कर रहा है। और जब टब पूरा पानी से भर गया तो सालार शाह ने नल बंद कर दिया और फिर पलटे बगैर इसकी कलाई थामी तब क्या आगे किया, बालों से ज़ोर से पकड़कर इसका पूरा सर इस भरे हुए टब में डाल दिया। वो फड़फड़ा के रह गई। इतनी सर्दी में तशयक ठंडा पानी इसकी तो जान ही निकल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे दहकते कोयलों में इसका वजूद धकेल दिया। वो तड़पती रही, हाथों को हवा में मारती रही, मगर सालार शाह बेहिस बेदर्द बना, जालिम बना, बस अपने दिल को सुकून दे रहा था। लानत ऐसा दिल था जो इधर जुल्म करके सुकून मिलता तो लान तीनों तो बंदा ना फैर मार के मार ही देवे, गरक हो जाए। रोज़ाना इतने एक्सीडेंट होते हैं, मरता भी नहीं है। सालार शाह ने इसका चेहरा पानी के टब से निकाला और फिर से वही अमल दोहराया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे एक छोटे से बच्चे को इसका मनपसंद खिलौना मिल गया और पूरी तरह इसका मज़ा ले रहा। खांसी का दौरानिया शुरू हो चुका था। सांसें उखड़ने लगी थी। आंखें मौत की दहशत से बाहर आने को थी। रोम रोम से वहशत टपक रही थी, मगर इतनी जल्दी भला सालार शाह को इसकी कैसे मार देते। एक झटके में ज़ोहर शाह की मौत का कर्ज तो नहीं उतर जाएगा जिसको तड़पा तड़पा के दी गई है। नहीं, इसको भी तनका तिनका करके मारना होगा। तड़प तड़प के मरना है। ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि खुद मौत को भी मौत पर शर्म आ जाए। सालार शाह की सोचें गहरी होने के साथ कड़वी जहरीली होने लगी। इसने अरबिश को पानी से निकाल कर इसका चेहरा मुकाबिल किया। इसके भीगे चेहरे को बगौर देखे इसके चेहरे पर झुका और इसके लरसते कांपते होने पर अपना वहशियाना जहर उतारता इसको साइड में धक्का देते वॉशरूम से बाहर निकलता चला गया। अरबिश दीवार से लगी अपने सीने पर हाथ रख के खुद को इत्तेदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। अपनी बिखरी बेकाबू गैरहोती हालत को लंबे लंबे सांस लेकर काबू करने लगी। या मेरे मौला, इसने अपनी दर्द की शिद्दत से होंठों पर दोनों हाथ रखे अपनी घुटी घुटी से इसके अंदर ही घोंट ली। स्याह नैन में ठहरे पानी को रास्ता मिल गया और बेबसी से दीवार से लगी वहीं बैठ। टाट की फ़्लाइट से दाइम खान, तबरेज़ खान और नाबिया इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। इन लोगों को एयरपोर्ट तबरेज़ खान और आगा जान रिसीव करने आए। आगा जान को देखते दाइम खान सारे गिले शिकवे रंजिशें भुलाए इनके गले लग गया। इसकी आंखें नम हो गई, दिल मलाल से भरने लगा। कैसे आप आगा जान? दाइम खान इनसे अलग होते हुए कहने लगा। बेटों की जुदाई में माँ बाप का क्या हाल होता, अभी बातों और सोचों से ना बलद हो, इसलिए मत पूछो हमसे ये सवाल। आगा जान ने बहुत कोशिश की थी वो दाइम खान से कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, कोई गिला लबों पर नहीं लाएंगे, मगर दिल काबू में नहीं रहा। दाइम खान को देखकर और ज़ुबान फिसल गई। दाइम खान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ना ही इनकी पुरखलूस और सादा मोहब्बत और शफ़क़त से बेखबर था और ना ही अनजान। सबरेज़ खान आगे बढ़ा। आगा जान दाइम की वाइफ। सबरेज़ ने होले से सरगोशी की। चलो परे हो, हमें हमारी बहू से मिलने दो। आगा जान ने दाइम खान को साइड पे किया और पीछे खड़ी नाबिया को देखा। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम आगा जान, इसने झट सलाम किया।
जीती रहो, खुश रहो, इन्होंने शीरीनी लबो लहजे में कहते हुए पुरशफ़क़त हाथ इसके सर पर फेरा। नाबे तो निहाल सी हो गई, दिल में ठंडी सी फवार सी बरसी। कैसे हो यारा? सबरेज़ खान ने दाइम खान को नहायती गर्मजोशी से गले से लगाया। फ़ाइन, आप बता, और सबसे पहले शादी की मुबारकबाद वसूल कीजिए। दाइम खान सबरेज़ खान से अलग होने के बाद एक बार फिर गर्मजोशी और खुशी से गले लगा था। बस यार, सबने कहा उम्र निकली जा रही है, अब शादी कर लो, तो सोचा सबकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। सबरेज़ खान के चेहरे पर खुशी और रौनक के मिले जुले तासुरात थे। जी, आप नौशे मियाँ बिला वजह फर्माबरदारी का सबूत दे बैठे। दाइम खान ने इनके चेहरे की खुशी की नज़र उतारते हुए कहा। क्या ऐसा मुमकिन है? बाकी की राम कहानी हम हवेली जाकर सुने, वहाँ भी सब बेसब्री से हमारा वेट करें। तबरेज़ खान ने सारे बड़े बड़े बैग सूटकेस गाड़ी में रखे थे। अल्लाह, सारा वर्जनी काम तबरेज़ खान ने पीछे पा दिता, भावें उन्हें फिर सां दा मसला हुए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो बेटा। आगा अकबर जान ने नाबिया को अपने से लगा और आगे बढ़े। नाइस चॉइस, सबरेज़ खान ने दाइम खान के कान में घुस के होले से कहा। थैंक्स। दाइम खान ने भी वही अंदाज़ अपनाया और धीरे से मुस्कुरा दिया। 1 घंटे की ड्राइविंग से गाड़ी हवेली पहुंच गई थी। चौकीदार ने गाड़ी देखते ही दोनों बड़े दरवाजे खोल दिए। बड़ी सी ब्लैक चारों अंदर दाखिल हो गई थी। हवेली थी या कोई शानदार कांच का महल। इस कदर हसीन और खूबसूरत अनाबे तो जैसे ऐसे शानदार महल मूवीज़ में अब तक देखे थे, मगर आज खुली आंखों से हकीकत की दुनिया में अपनी नज़रों से देख रही थी। कॉरिडोर में ही अम्मा जान तालान के पास खड़ी थी, बेताबी बेसब्री हर उज़ू से झलक रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी अपने चहीते लाडले, अपने जिगर गोशे दिल के टुकड़े, आंखों की ठंडक, जान से भी अजीज़ बेटे दाइम खान का। वो जो 1.5 साल से आंखें तरस गई थी, दाइम खान को सामने से आते देखकर इनकी तरसी निगाहों को करार मिल गया। वो मज़ीद खुद पर जबर नहीं कर सकी और आगे बढ़ी। दाइम खान की चाल में मज़ीद तेज़ी आई। वो तकरीबन भागता हुआ अम्मा जान तक पहुँचा और अपने वसी सीने में इनको छुपा लिया। मेरा बच्चा, अम्मा जान सिसक उठी। इनके सिसकने पर दाइम खान का दिल तड़प कर रह गया। कैसे हो? अम्मा जान ने अपना चेहरा इसके वसी सीने से उठाकर अपने कमज़ोर और नहीफ हाथों में इसका चेहरा भर लिया। मेरा ख्याल है आपको अपना हाल अहवाल बताना चाहिए। अकबर खान ने कहा तो बहुत आम लहजे में, मगर ऐसा महसूस हुआ दिल पर किसी ने बहुत वज़नी शहर रख दी हो। क्या ऐसा मुमकिन है हम अंदर चलकर पुरसुकून अंदाज में बैठ कर तसल्ली से बात करें? सबरेज़ खान ने मुस्कुराते हुए कहा। और अम्मा जान सिर्फ बेटे को ही सीने से लगा कर रखेंगी या अपनी बहू के लिए भी कुछ मोहब्बत बचाइए? अरे, अम्मा जान मुस्कुराते हुए नाबिया को देखा, जो इनके बेटे की चॉइस, इसकी पसंद, इसकी मोहब्बत है, जिसे एक ज़माने को ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो आगे बढ़ी और अपनी कमज़ोर बाहें फैलाई। नाबिया खुश होती इनसे लगी। दाइम मुझे जितना अजीज़ है, इससे दोगुना मुझे तुम प्यारी हो। मेरी मोहब्बत मेरी सब बच्चों के लिए यकसा है, कोई फ़र्क, कोई तफरीक व तकसीम नहीं। बस दाइम से ज़रा मोहब्बत और इंसियत यूँ भी रही है कि बचपन में बहुत बीमार रहा करता था, मुझे ही इसका ख्याल रखना पड़ता था, और आज जब आपका ख्याल रखने की बारी आई तो आपके लाडले सपूत ने निगाहें चुरा ली। आगा अकबर खान ने एक बार फिर खुद को रोके बिना नहीं रह सके। दाइम खान ने खफीफ होकर नज़र झुका ली। तबरेज़ खान को भी इस खामोशी का एहसास हुआ जो आगा अकबर खान के तंज करने के बाद हो गई थी। अनाबे ने भी शर्मिंदी से निगाहें दाइम खान के खफीफ चेहरे पर डाली। इसी ने तो दाइम खान को शादी के लिए मजबूर किया था और फिर अपने साथ अपने घर में भी रख लिया था। अपनी खुशी की खुदगर्जी और मफाद परस्ती में इसने कभी दाइम खान की फैमिली के बारे में ना तो कभी सोचा और ना ही कभी इस मौजू पर दाइम खान से बात की। बाबा, तबरेज़ खान ने आगा अकबर खान के शाने पर हाथ धरा और धीरे से दबाया। आगा अकबर खान ने तबरेज़ खान को देखा, फिर अम्मा जान की जानिब देखा, जो इन्हें शिकायती और नाराज़गी भरी नज़रों से देख रही थी। चलो भाई अंदर चलो, हमारी बहू पहली बार हमारे घर आई है तो शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। माहौल की संजीदा कथावत को मिटाने के लिए इन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा। सब अंदर आ गए। हवेली के हर शय को चमकाया गया था। दाइम खान और नाबे का शानदार इस्तकबाल किया गया। हर तरफ गुलाब और मोती के बुके थे। इसके अलावा मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों के बुके से घर के हर फर्द ने इनको खुश आमदीद कहा। क्या मज़ेदार और इश्तहाअंगेज़ खुशबू आ रही है भाई, मुझसे तो तादेर सब्र नहीं हुआ। तबरेज़ खान किचन में चला जहाँ नितने खाने तैयार किए जा रहे थे। हर एक को पसंद की मद्देनज़र रखा गया था और बहुत कुछ स्पेशल दाइम खान और नाबिया के लिए बनवाया गया था। तबरेज़ खान ना सिर्फ भूखा कच्चा था बल्कि खाने का हद दर्जा शौकीन था, इसलिए तो रहा नहीं गया दनदनाता हुआ किचन में चला है। जहाँ इस वक्त फ़िलहाल कशमाला और बाज़गा थी। कशमाला बिरयानी को दम पर लगा रही थी, जबकि बाज़गा बर्नर के पास खड़ी शामी कबाब तल रही थी और वहीं काउंटर पर रखी एक बड़ी सी कांच की ट्रे में करीने और सलीके से रखती जा रही थी। तबरेज़ खान ने झट से एक गर्मा गर्म कबाब उठा लिया और वहीं काउंटर से टेक लगाकर शामी कबाब से इंसाफ करने लगा। बंदे को थोड़ा सब्र भी कर लेना चाहिए, बाज़गा कहे बिना नहीं रह सकी। बंदा बशरू सब्र ही तो नहीं हो रहा। तबरेज़ खान ने शामी कबाब का एक बाइट खा दिलरुबा नज़रों से अपनी मताए जान को देखा। तो तुम भी खाओ, लो तुम भी खाओ, बहुत मज़े के बने। इसने शामी कबाब इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी तरह हर कोई भूख का कच्चा नहीं है, कशमाला ने पुरमज़ा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। भाई कशमाला भाभी, हम तो मस्त बंदे हैं, खाते पीते लोग, किसी की तरह सूखे सड़े थोड़ी है। इसने एक के बाद दूसरा कबाब भी उठा लिया। देवर जी, कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं, इरादा बदला भी जा सकता है। कशमाला ने जुबानी बात कहकर इसको छेड़ा। नहीं, ये बड़ों के फैसले के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता ना, कुछ सोच कर ही
इतनी नाजुक जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर डाली है। तबरेज़ खान ने बाकायदा रुख बाज़गा की जानिब मोड़ लिया, जो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। बाज़गा नहायत ही दुबली पतली सी लड़की थी। इसकी सबसे ख़ास आदत ये थी कि जितना वो खाना नहीं खाती थी, इससे कहीं ज़्यादा टेंशन और काम हज़म करती थी। घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, सबसे पहले फ़िक्र इसे लाहक हो जाती थी। किसी को बुखार खांसी हो जाए, बेहाल वो हो जाया करती थी। इसका बस चलता तो 1 घंटे में बंदे को फिट फाट करके खड़ा कर दे। बट डॉक्टर के मुताबिक ये वायरस कम से कम 3 दिन तक तो रहते ही है। मगर हमारी बाज़गा भी क्या शय है जो ये बात अक्ल में बैठ तो जाए। डॉक्टरी दवाई जो चलती बाज़गा के घरेलू नुस्खे जड़ी बूटियों के कड़वे कड़वे कहवे बना कर पिलाती कि मरीज़ का अंदर तक हलक तो कड़वा जहर हो जाता, मगर बंदा वाकई 3 दिन पूरे होने से पहले खड़ा ज़रूर हो जाता। यही वजह थी कि वो इतनी कमज़ोर और तबरेज़ खान इसी की सेहत को लेकर छेड़का करता। कशमाला भाभी खाना लगा रहे थे, वरना मुझे नहीं लगता कि अब एक भी कबाब बचने वाला है। तबरेज़ खान को तीसरा कबाब उठाकर देखते हुए इसने तबरेज़ खान के हाथ की पुश्त पर हल्के से मारा और प्लेट उठा ली। कशमाला इनकी छेड़छाड़ को देखकर मुस्कुरा दी। इसका मतलब मुस्तकबिल में मुझे तुम अपनी तरह सड़ा सूखा सा करना का इरादा रखती हो। बाज़गा ने प्लेट उठाने पर कहा। इसकी ज़ुबानी बात वो अच्छी तरह समझ गई। फ़िलहाल मैं अभी आपके मुँह नहीं लगना चाहती, तो कब लोगों की बता दो, मैं वेट कर लूँगा। बाज़गा के तपने से लुत्फ़अंदोज़ होता बोला। तबरेज़ खान की ज़ुबानी बात पर वो छेम कर रह गई। कशमाला को देखा, मगर शुक्र वो फ्रिज के पास खड़ी सलाद की प्लेट निकाली थी। शुक्र उन्होंने सुना नहीं। आप वो पैर पटकती हुई वहाँ से निकलती चली गई। तबरेज़ खान इसकी अदा पर हौले से हंस दिया। किड्डा शो का तबरेज़ खान। चलो सब रेडी है शानू, कशमाला ने मुलाजमा को बुलाया। जी बेगम साहिबा। शानू फ़ौरन आ गई। तुम यूँ करो, जल्दी खाना टेबल पर लगाना शुरू करो, मैं सबको बुलाती हूँ। दाइम और नाबिया से भी मिलूँ। क्या सोचेंगे किस कदर अनमैनर्ड है इस घर की बहू। इल मैनर्ड। कशमाला को शर्मिंदगी ने घेर लिया। कुछ नहीं कहेंगे वो लोग, और ख़ासकर नाबिया भाभी, क्योंकि वो जानती है इस हवेली की बहू वाकई अनमैनर्ड है, इल मैनर्ड। तबरेज़ खान शामी कबाब से भरपूर इंसाफ करता हुआ कशमाला की बड़बड़ाहट से मज़ा लेता बोला। व्हाट? कशमाला अपने बारे में ऐसे नादर ख्यालात सुनकर हक तक रहेगी, मगर इसकी शरारती मुस्कुराहट ने इसको सब समझा दिया। तुम्हें तो मैं ही सीधा करती हूँ। कशमाला ने पास पड़ा चमचा उठा लिया। ओ माय गॉड, भाग ले तबरेज़। तबरेज़ डरने की कामयाब तरीन एक्टिंग करता हुआ वहाँ से 9-2-11 हो गया। कशमाला हंसती और किचन से बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम। कशमाला ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और अम्मा जान के कदमों में बैठा इनकी आगोश में सर रखे दाइम खान को देखा। दाइम खान ने अम्मा जान की आगोश से सर उठाकर कशमाला को देखा। अस्सलाम वालेकुम। कशमाला भाभी नहायत पुरजोश भरा सलाम आया। वालेकुम अस्सलाम। कशमाला खुश इखलाकी से जवाब देती है। नाबे की तरफ बढ़ी। नाबे कशमाला को अंदर आते देख फ़ौरन खड़ी हो गई थी। दोनों आपस में गर्म जोशी से मिली। दाइम के घर से दूरी की वजह तो बहुत खूबसूरत है। कशमाला ने दिल से नाबे की तारीफ़ की। नाबिया हया से शर्मा कर रह गई। कशमाला ने अपनी दानिश में रवानी में बात तो कह दी, मगर ड्राइंग रूम में लम्हे भर को खामोशी छा गई, जिसका एहसास कशमाला को शिद्दत से हुआ, मगर ये हकीकत थी कि कशमाला सच्चाई से लाइलम थी। तबरेज़ खान ने बस इतना ही बताया, वो किसी लड़की को पसंद करता और शादी करना चाहता है। कशमाला ने सबको देखा, सब खामोश थे। इतनी खामोशी कि अगर सुई गिरती तो इसकी आवाज़ आती। मैंने कुछ गलत कहा? इसने तबरेज़ खान को देखा। खाना टेबल पर लग गया, चले आ जाए सब। बाज़गा ने इस भीड़ खामोशी को तोड़ा। चलो पहले खाना खा लेते, बाकी बातें बाद में। अम्मा जान ने दाइम खान के बालों में नरमी से उंगलियां फेरी और पुरशफ़क़त नज़रों से देखती हुई खड़ी हो गई। खाने की टेबल पर हर फर्द की इसकी पसंद की शय रखी हुई थी। हाय, एड्डे खाने की डिशें सुन के मैंने भूख लग गई। खाना मैंने खा लिया हुआ, लेकिन मुझे भूख लग गई है इतना वो सुन के ना। खुशबू और जायका शानदार थे। इसने सैर होकर खाना खाया था। खाना बहुत मज़े का बना। इतना लजीज खाना मैंने कभी किसी होटल में नहीं खाया। नाबे ने खुले दिल से तारीफ़ की। ये सारा कमाल कशमाला और बाज़गा का है। अम्मा जान ने तारीफ़ी निगाहों से मुस्कुराते हुए बाज़गा और कशमाला को देखा। लेकिन अम्मा जान, ज़्यादातर क्रेडिट बाज़गा को ही जाता है। कशमाला ने सच्चाई से कहते हुए बिरयानी का एक चमचा खाया। मगर देखो जरा, जितने ज़ोक़ शौक़, जितनी दिलजमी से खाना बनाती है, चिड़िया की तरह चुगती है। अभी भी देखो अपनी प्लेट में निकाला कि इसी को मैं आधे घंटे से चमचे से चला रही है। अम्मा जान ने खफकी भरी डांट पिलाई। अम्मा जान, आप जानती तो मैं ज़्यादा नहीं खाती। बाज़गा में मिलाई। ज़्यादा नहीं खाती मगर सही भी नहीं खाती हो, जब भी तो इस कदर कमज़ोर हो। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने अम्मा जान। बाज़गा, तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। दाइम खान ने अपने सामने के बराबर वाली सीट पर बाज़गा को देखा। मेरा ख्याल है तुम अपनी प्लेट मुझे दो और मेरी ये प्लेट पूरी साफ़ करो, मैंने बहुत खा लिया। बराबर में बैठा तबरेज़ खान ने अपने आगे की प्लेट इसके आगे रख कर इसकी प्लेट उठा ली, जिसमें बिरयानी के 2 चमचे ही निकाले हुए थे। बाज़गा अपने बराबर में बैठे तबरेज़ खान को बुरी तरह घूर के रह गई। शुक्र करो बेटा बाज़गा, यहाँ लोग तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं, वरना ज़्यादातर तो मुसीबत में साथ ही छोड़ जाते हैं। आगा अकबर खान ने पानी का आखिरी घूंट ख़त्म करके खाली ग्लास टेबल पर रख दिया। दाइम खान, जो तबरेज़ खान और बाज़गा की कार्रवाइयाँ देखकर मुस्कुरा रहा था, आगा अकबर खान की इस अचानक बात पर इसकी मुस्कुराहट यूँ ही लबों पर ही दम तोड़ गई। इसके चेहरे पर संजीदगी के वाज़ेह रंग नज़र आने लगे। वो कोई नासमझ कम अक्ल बच्चा नहीं था कि आगा जान अकबर खान की इस तंज में डूबी बात को समझ नहीं पाता। तबरेज़ खान और बाज़गा भी खामोश होकर रह गए। आगा अकबर खान का तंज वो भी अच्छी तरह समझते थे। मैंने बस खा लिया। बाज़गा खड़ी होगी। बात कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुँची थी, अनाबे को तो कुछ समझ में नहीं आया। वो भी बाज़गा और कशमाला के साथ बर्तन सिमटवाने लगी। अरे बेटा आप छोड़ दीजिए, आप मेहमान हैं। अम्मा जान ने अनाबे को फ़ौरन टोक दिया।
बल्कि तुम अब यूँ करो, आराम करो, इतने लंबे सफ़र से आई हो, मैंने तुम्हारा बेडरूम साफ़ करवा दिया। शानू के हमरा इसे बेडरूम में भेज दिया था। शानू अनाबिया को इसके बेडरूम में छोड़ के चली गई। अनाबिया बेडरूम के बिल्कुल सेंटर में खड़ी खुली आंखों से खूबसूरत रूम देख रही थी। हर शय पर ख़ास मेहनत की गई थी। कारपेट से लेकर कलर स्कीम्स, कर्टन, गो के हर शय नहायत ही उम्दा आला थी। और जो सबसे अनोखी और खुशामदीद वाला तरीका था वो था जैसे इसका रोम खिला गया। खुशी इसके हर उज़ू से टपक रही थी। इसकी सोच से भी ज़्यादा इसको यहाँ इज़्ज़त मिली थी, प्यार मिला। वो जो एक डर और खौफ इसके दिलो दिमाग में कुंडली मार के बैठा था, वो इसके लिए वहम साबित हुआ। अम्मा जान में से पूरी झलक बीबी जान की लगी। वही नरमो मुलायम अंदाज़, वही शरीनी मिठास, लबो लहजा, इसको तवज्जो, इसको प्यार देना, अहमियत देना, ये सब अनाबे को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मुतमिन और पुरसकून हो गई थी। बिल्कुल अचानक मगर नहायत ही आहिस्ती से अनाबे के कमर में दाइम खान ने अपने दोनों बाजुओं को डालकर थोड़ी इसके शाने पर लगा दी। क्या सोचा जा रहा है? अनाबिया ने इसके हाथों पर अपने दोनों हाथ धर दिए। यही कि तुम्हारे घर वाले मेरी सोचों से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था मेरा इस्तकबाल इतना शानदार होगा, इतनी पजीराई मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ दाइम। सच्ची खुशी इसके चेहरे से ही नहीं, इसके अंग अंग से भी टपक रही थी। इसका मतलब मैं मुतमिन हो जाऊँ कि तुम यहाँ आकर पछताई नहीं? 100%। इसने अपना रुख इसकी जानिब मोड़ लिया। बल्कि मुझे गिल्ट हो रहा है कि आप मेरी वजह से इतने प्यारे और चाहने वालों से इतना टाइम दूर रहे। इन हिरनी आंखों में शर्मिंदगी हिरकुरे रहने लगी। दाइम खान ने बगौर इन हिरनी आंखों में झाँका। ये वो चेहरा जो ना चाहते हुए पूरे तमतराक के साथ इसके दिल पर सबत था। ये वजूद इसकी सांसों में महकता था, इसकी रूह के साथ साथ इसके दिल पर भी हुक्मरानी करता है। मगर जो सच वो जानती है, हमारी शादी की वजह से वो अपनों से अपने घर से दूर हुआ, तो ये वो हकीकत नहीं। और अब जबकि सब बेहतर हो गया तो ज़रूरत क्या छुपी बातों को दोहराने की। इसलिए अगर इस सच्चाई पर पर्दा पड़ा हुआ तो पड़े रहने दो। क्या सोचने लगे? नाबे ने दाइम खात के पुरसोच चेहरे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम सोच रही हो सो कुछ भी नहीं है। बल्कि तुमने देखा ना कि घर में सब तुमसे किस कदर खुश हैं। वो तो है, मैं किस्मत की धनी हूँ। वो इतराते हुए बोली। दाइम खान ने हौले से हंस दिया। मैं भी तो ज़रा और नज़दीक से अपनी खुशकिस्मती देखूँ। दाइम खान ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और खूबसूरत सी गुस्ताखी कहानी बनती। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। नाबिया ने दाइम खान के लबों पर अपनी हथेली धर दी और आंखों से बजते दरवाजे की जानिब इशारा किया। दाइम खान ने नाबे पर से अपना हाथ सारा हटाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोला जहाँ बाज़ का दूध का गिलास लिए खड़ी थी। अरे बाज़ का तुम? दाइम डाला, मैं आपके लिए और नाबे भाभी के लिए दूध लाई थी। बाज़गा ने दूध से भरा जग आगे कर दिया, जिसे दाइम खान ने थाम लिया। तुमने क्यों तकलीफ़ की शानों को बोल दिया होता? आप जानते ही जिम्मेदारी मैं ही निभाती हूँ। बाज़गा हौले से मुस्कुराई। जानता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? दाइम खान और बाज़गा की बातें लंबी होने लगी। अंदर नाबे जिसका वेट कर रही थी खुद भी वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं अभी बात करना चाहता हूँ दाइम से। आगा अकबर खान रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए पुरसोच लबो लहजे में बोले। अभी क्या सूरत है आगा साहब? गुलनाज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरा तो ख्याल है अब भी सही मौका है। आप जो सोच लें वही सही है, मगर फ़िलहाल ये सही मौका नहीं है। दुल्हन भी साथ आई है दाइम की, वो क्या सोचेगी? गुलनाज ने समझाया। बल्कि वो आगा अकबर खान की ज़िद से चिढ़ भी गई थी। आगा अकबर खान इनकी ज़िंदगी के साथी थे। हर दुख सुख में, खुशी गमी में शरीक, पल पल में हमकदम इनके साथ। वो इनसे बहुत खुश थी, अपनी ज़िंदगी से मुतमिन थी। इन्हें आगा अकबर खान से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं था। शिकायत थी तो बस एक कि वो हद दर्जा जज्बाती हैं। जो बात दिल में ठान ले वो करके दम लेते हैं। फिर चाहे वो घर के मामला हो या बिज़नेस की बात, वो ये नहीं देखते कि इसमें क्या फ़ायदा और किसका क्या नुकसान हो गया। इन्हें सिर्फ अपनी बात, अपने फ़ैसले से मतलब था। तो गुलनाज बेगम, मैं इतना बददकल नहीं कि दुल्हन के सामने बात करूँगा। मैं दाइम को स्टडी रूम में बुलाऊँगा। जो अधूरा काम वो 1.5 साल पहले छोड़ कर गया, इसे पाया तक मील तक पहुँचाना है। वो रॉकिंग चेयर से खड़े होकर गुलनाज को दरजीदा नज़रों से देखने लगे। सब कुछ जानने के बावजूद तो अब अभी भी सिद्ध पर अड़े में आगा साहब। गुलनाज सदमे से 2-4 हो गई थी। आपकी यही ज़िद और जज्बातीपन हमारे दाइम को हमसे दूर लेगी। 1.5 साल बाद मैंने किस अजियत, किस करब में पल पल काटे, दिन रात गुजारे हैं, वो सब आपसे पोशीदा तो नहीं। सब कुछ आपके इल्म में। अगर फिर भी अनजान बनकर अजनबी बन रहे हैं तो मेरे लिए इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की कोई बात नहीं होगी। गुलनाज की आंखों में दाइम खान की जुदाई के आंसू भरने लगे। आगा अकबर खान ने खामोशी से इनके आंसू देखे। ये देखें आगा साहब। गुलनाज ने अपने दोनों कमज़ोर हाथों को आपस में जोड़ के आगा अकबर खान के सामने आगे कर दिए। मेरे बच्चे को अभी पूरे 6 घंटे भी नहीं हुए, अभी मैंने अपनी आंखों का सैराब नहीं किया और ना ही मेरे दिल को पूरी तरह ठंडक मिली है। आपको एक माँ की ममता दिखाई देती है। इल्तिजा करती है, खुदारा फिर से मेरे बेटे को मेरे कलेजे से जुदा मत करें, वरना अब मैं कुछ सह नहीं पाऊंगी, बर्दाश्त नहीं होगा और एक सांस के बाद दूसरी सांस भी नहीं आएगी। भीगा लहजा, भीगी आंखें और आंखों से बहते अश्क, इन सब ने आगा अकबर खान का दिल खून खून कर दिया। वह तड़प उठे थे इनकी आखिरी बात पर। क्यों हमें तकलीफ़ देती हो गुलनाज बेगम? तुम जानती हो तुम क्या हो हमारे लिए, और हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। आगा अकबर खान ने इनके दोनों हाथों को थाम लिया। ओए हुए बुढ़ापे दे विच विश्क मशूकियाँ नहीं जा रही है ना दियाँ। मैंने अपनी 30 साल रफ़ाकत में कभी कुछ नहीं मांगा, कभी आपसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, मगर आज मैं आपके आगे अपनी झोली फैला के अपने जिगर के टुकड़े दाइम को मांगती हूँ। मुझे एक माँ को इसका बेटा बख्श दीजिए।
गुलनाज ने रोते रोते अपना चेहरा आगा अकबर खान के हाथों पर टका दिया। आगा अकबर खान जो आगे कुछ बोलते जा रहे थे, लबों को सख्ती से आपस में भेज लिया। बगौर गुलनाज के झुके सर को तकने लगे। बाबा जी रोमांटिक तो नहीं होने लगे आगा साहब। आगा अकबर खान के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। अच्छा, आगा अकबर खान की पहली कहानी शुरू हो गई, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे, बेहद चाहते थे। कभी इन्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा इनकी ख्वाहिशों फरमाइशों का ख्याल रखा। इनके बोलने से पहले हर वो चीज़ इनके सामने हाजिर कर दी जाती जिसकी वो तलब करते। और यही नहीं, आगा अकबर खान या गुलनाज ही इनको दिलो जान से चाहते थे। वो लोग भी अपनी जान छिड़कते थे इन्हें आगे से आगे बढ़कर इज़्ज़त और एहतराम देते। माँ बाप के मरने के बाद वही दोनों इनके सब कुछ थे। आगा अकबर खान और गुलनाज को इन लोगों ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया था। आगा अकबर खान और गुलनाज की अपनी कोई सगी औलाद नहीं थी जिसका इन्हें कोई कलक नहीं था। रब ताला से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं था। यकीनन इसमें रब ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। इसलिए मायूसी और उदासी जैसे लफ्ज़ इनकी ज़िंदगी में नहीं। अपने बहन भाइयों को ही वो अपनी औलाद समझते थे। बच्चे बड़े होते चले गए तो इनकी शादियों की फ़िक्र लाहक हो गई थी, मगर इन तीनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी को पूरा इख्तियार अपने भाई और भाभी के सुपुर्द कर दिया। जो इनका फ़ैसला वही इनकी ज़िंदगी के लिए सूदमंद और आखिरी होगा। इसलिए दोनों छोटे भाइयों के लिए इन्होंने अपनी खाला की दोनों बेटियों का ही इंतखाब किया, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। दोनों ने आकर घर में रौनक लगा दी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म की कोई खलिश नहीं। सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। छोटी बहन की शादी आगा अकबर खान ने अपने चचा के बेटे फ़र्क खान से तय कर दी। यहाँ गुलनाज को ज़िंदगी में पहली बार एतराज़ हुआ था। आगा साहब, फ़र्क एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का है। हमारी पढ़निया के लिए इसका इंतखाब सही नहीं। गुलनाज कहे बगैर नहीं रह सकी। गुलनाज, क्या बुराई है फ़र्क में? लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है। बैठ के खाए भी तो ज़िंदगी पूरी हो जाए, मगर जायदाद ख़त्म ना हो। वो गुलनाज की बात को बचकाना कहकर टाल रहे थे। आपके ख्याल में लड़के में एक ही खूबी सबसे ज़्यादा अहम और मजबूत होनी चाहिए कि वो लाखों करोड़ों प्रॉपर्टी का मालिक है? गुलनाज ने उल्टा सवाल दागा। आप क्या चाहती है? मेरे चाचा चाची ने इतने प्यार और उम्मीद से पढ़ने का हाथ फ़र्क खान के लिए मांगा, तो क्या मैं मना कर दूँ? आज ज़िंदगी में पहली बार आगा अकबर खान के माथे पर शिकन देखी थी। पहली बार इनका अंदाज़ रूट लिया हुआ था, मगर गुलनाज भी आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारेंगी, क्योंकि ख़ानदान भर में आपके चाचा चाची के इकलौते सपूत को कोई लड़की देने को राज़ी नहीं है। और क्यों दे? फ़र्क खान में कोई एक खूबी हो तो बताएं। काहिल वजूद वो है, अय्याश बदमाश लोगों में इसका उठना बैठना है। बाप की कमाई दौलत को दोनों हाथों से तवाइफों पर बेदरेक लुटाना, शराब पीना इसका पसंद मशगला, और सबसे बढ़कर जहाँ भर का बद दिखलाक बदतमीज़। बताएं कोई एक खूबी हो तो। हमारी पढ़निया नहायती नाजुक मजाज और सुलझी हुई आगा साहब। फ़र्क खान के हाथों में इसकी ज़िंदगी डोर देकर पढ़निया की ज़िंदगी मत उलझा दीजिएगा। गुलनाज ये सब कहना तो नहीं चाहती थी, मगर आगा अकबर खान की ज़िद के आगे बोलना पड़ा। बोल चुकी हैं आप? आगा अकबर खान ने बस गौर देखा था। तो मेरी भी एक बात सुन ले। फ़र्क खान में इतनी सारी जो खामियां गिनवाई हैं आपने, कोई बड़ा मसला नहीं। लड़के शादी से पहले बिगड़े हुए होते हैं, मगर शादी के बाद इनमें जिम्मेदारी और संजीदगी की आदत है। हमारी पढ़निया माशाल्लाह नहायती समझदार है। फ़र्क खान को अपने रंग में ढाल लेगी। लाख दी लानत तेरे थे। उससे कि लड़कियों के बाप भाइयों को ऐसी बातें नहीं देती, ये तो वो करते हैं ना। चलो मुंडे वाले तो चलो करन, तो चलो बंदा मानता भी कि उन्होंने अपनी गंदी औलाद ढकना सी, लेकिन ये क्या बात हुई? माँ बाप उसको सारी ज़िंदगी सुधार ना सके तो आके अगली बीवी ने सुधार देना। उन्होंने लाख दी लानत। तो मतलब आप ये रिस्क लेंगे इस शादी को लेकर? हैरतों के 1000 पहाड़ इन पर टूटे थे। आप जो भी समझ ले गुलनाज, मगर मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं और ना ही कोई कबाहत है। लाख दी लानत तेरे थे फिर आगा साहब के जेड़ी पहले ना बहन बेटियों को इतना वो नाजों में पाल लेना, तो बाद उन्होंने रोड़ ही देना। दर फिट्टे मुँह तेरे थे। इन्होंने 2 टोक अपना फैसला सुना दिया। फिर आगा अकबर खान ने अपनी मनमानी की। पढ़निया की शादी फ़र्क खान से कर दी गई। फ़र्क खान जैसा शख्स सुधर जाए ऐसा नामुमकिन था। पढ़निया की संगत, इसके प्यार ने भी फ़र्क खान पर कोई असर नहीं छोड़ा, बल्कि अब तो इस हद तक बढ़ गया कि पढ़निया पर इसका हाथ उठने लगा। पढ़निया चू तक नहीं करती, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, सह लेती, मगर ज़ुबान पर हर पे शिकायत नहीं लाती। इसी दौरान मंजले भाई के सबरेज़ खान पैदा हुआ। घर में गोया हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सबरेज़ खान ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। यही वजह थी कि किसी का ध्यान फ़र्क खान की जाने भी नहीं जा सका। मतलब वही ना, बस याशियाँ आसाइशा दे दी बहन को। जब वो बढ़ गई तो उस तो बाद उन्होंने अगे रोड़ देता, उस तो बाद पीछे खबर भी नहीं लेती। लाख लानत आड़े थे। अगर उसके अपने माँ बाप जिंदा होते तो कभी ऐसा ना करते। घर में जिसकी हरकतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, नशे की मित होते से कोई होश नहीं रहता पढ़निया के साथ किस कदर बुरा सलूक कर है। इसको तो ये भी खबर नहीं होती कि पढ़निया तख्लीक के मराहिल से गुजरी है। और फिर वो दिन भी आ पहुँचा जब पढ़निया के दाइम खान और मंजले भाई के यहाँ तबरेज़ खान ने जन्म लिया। इस दिन सब ने खुशियाँ मनाई। दाइम खान के दुनिया में आने पर भी फ़र्क खान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो तो और आज़ाद हो गया था। अब तो इसकी मामूल की रूटीन में मज़ीद इजाफा हो गया। या फ़र्क खान अपनी लाइफ को मज़ीद रंगीन करने के लिए लंदन जा बसा। ये भी नहीं सोचा कि हफ्ते भर के दाइम खान किस कदर बीमार है। पढ़निया दाइम खान को लेकर वापस हवेली आ गई। इसकी ऐसी लुटी पुटी हालत देखकर दोनों भाइयों को बहुत तैश आया। दिल तो चाहे जान से मार दे, मगर आगा अकबर खान ने कुछ भी कहने और करने से मना कर दिया। डुब के मर जावे आगा अकबर खान, ये जहर खा के खुदकुशी कर लवे।
फ़र्क खान को वापस आना तो लंदन से जब भी कोई बात होगी। गुलनाज ने जिस तरह शिकायती नज़रों से आगा अकबर खान को देखा, इस पर वो सवाई नज़र चुराने के कुछ नहीं कर सके। लानती आदमी उन्होंने पहले ना अपनी जवानी च भी लानती कुछ फटकार बरसाई है तो बरसी है ना, इन्हें कोई लानत मारी है, चवल मारी है। और अब इसने प्रेजेंट में भी इसने दाइम के नाल कोई ना कोई चवल ही मारी होनी, जिन्हें तो घर छड़ के गया सी। छोटे भाई के पूरे 8 साल बाद छोटी सी पास का हुई थी, जिसे सबने हाथों का छाला बनाया हुआ था, बल्कि पंडिया ने तो अपनी छोरी आगा अकबर खान के आगे फैला दी। भैया मुझे पास का अपने दाइम के लिए चाहिए। किसी को भला क्या एतराज़ होना था, सब खुश थे, मगर गुलनाज को हल्का सा खौफ हुआ। परी मेरी जान बहुत अच्छी बात है, मगर क्या ये ज़रूरी नहीं बच्चे बड़े हो जाएं तो ये बातें हो? सही बात है यार, इतने छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अपना होश नहीं है उन्होंने तुम बाउंड कर रहे हो। आपने तहैया कर लिया, आप मेरे फैसले के खिलाफ जाएंगी? आगा अकबर खान ने नाराज़गी भरी नज़रों से देखा। लाख दिलानत हाले भी नहीं सुधरिया कि एक दफ़ा पता है कि बीवी ने एक अच्छी बात कर दी है, मैं उदों नहीं मनी सी, हुण नहीं मैं मान लवा। लान दीजिए। गुलनाज इससे पहले कुछ बोलती, आगा अकबर खान ने हाथ उठाकर इन्हें कुछ बोलने से पहले ही रोक दिया। वो दिन मगर बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी रौनकें लाया था, तो इस खुशी और रौनकों भरे दिन के कुछ दिन 12 सरूफ फरसा क़यामत खेज दिन सामने आएगा, ये तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, वरना वो घर से नहीं निकलते। काश हल्का सा इशारा ही मिल जाता कि गुलनाज रखा अकबर खान ने अपने प्यारों, अपने अजीज़ों को आखिरी बार देख रहे हैं, तो वो कभी इनको जाने नहीं देते, खुद से जुदा नहीं करते। भाया हम सबका बड़ा दिल है घूमने जाने का, मेरा तो ख्याल है सब इकट्ठे चलते हैं। तुम लोग सब चले जाओ, बच्चों को मैं और गुलनाज देख लेंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा भाया, पंडिया ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें तो हम ज़रूर लेकर जाएंगे, छोटी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से आई हो बस कमरे में बंद। और फिर ये काफ़िला घूमने के लिए रवाना हो गया। हवेली में आगा अकबर खान और गुलनाज सारे छोटे बच्चों को लिए मसरूर और खुश थे। उसी मसरूर और खुश ही रहे ना पीछे। सुबह से शाम होगी, वो लोग वापस नहीं आएगा। अकबर खान सबको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, गुलनाज अलग परेशान हो रही थी। वहम वसवसे ने इनको अपने इर्द गिर्द जकड़ लिया। इतने इंतज़ार के बाद जब वो लोग आए तो मंजर ही अलग था। किसी को क्या पता था कि ये लोग खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते जाएंगे और वापस आएंगे तो अपने कदमों पर नहीं 4 कंधों पर आएंगे। ओए होए, सारे मर गए। ऐसा चंगा आगा अकबर खान मर जाता। वो दिन क़यामत सुगरा का दिन था, मातम का दिन, सोग का दिन था। गाड़ी बहुत ऊंचाई पर ले गए थे ये लोग, ज़्यादा वजन संभाल नहीं सकी, गाड़ी लड़खड़ाती खाई में गिरती चली गई। पल भर में हंसती मुस्कुराती कह के लगाती ज़िंदगी की जिंदगियाँ बुझता चराग बन गई। गुलनाज की आहो बकात तड़प तड़प कर बयान करना, ज़ारों कतार रोना, इन मासूम बच्चों की किलकारियाँ रोना, हाथ बढ़ा बढ़ा के अपने माँ बाप को पुकारना, कुछ भी इन लोगों को कब्र में ले जाने से नहीं रोक सका। किसी भी सितम की कोई बेड़ी जंजीर इनके कदमों को जकड़ नहीं सकी थी, इनको जाने से नहीं रोक सकी थी। रब की मर्ज़ी के आगे हर कोई बेबस व मजबूर और लाचार था। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदारों की भी ऐसी जवान मौत पर आंखें अश्क पार थी। गुलनाज और आगा अकबर खान के दुख कोई ले तो नहीं सकता था, मगर तसल्ली और हमदर्दी के चंद बोल बोल कर इनको दिलासा ज़रूर दे सकते थे। ये बड़ा अजियतनाक सानिया भूलने वाला तो नहीं, मगर हालात और वक्त के साथ इनको संभलना होगा। इस वक्त गुलनाज जिस तरह बिखरी जा रही थी, इनको संभालना मुश्किल हो रहा था, तो सबने ये किया कि इन सारे मासूम बच्चों को इनकी झोली में रख दिया जाए। दाइम खान का रोना, तबरेज़ खान का मचलना, सबरेज़ खान का खामोशी से इनके पास बैठना, और सबसे छोटी चंद माँ की बाज़ जिसके चेहरे पर जहाँ भर की मासूमियत तो पुरसकून से बेफिक्री थी। वो अपने गुलाबी कोट में हर शे से अनजान बेखबर सुकून से सो रही थी, जैसे ये भी खबर नहीं कि इसके सर से माँ बाप का साया उठ गया। वो यतीमों मस्कीन बच्चे जिनकी नज़र गुलनाज पर ही थी। गुलनाज का दिल बुरी तरह तड़प के धड़का था। ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल अभी फट जाएगा, कलेजा हलक से बाहर आ जाएगा। नहीं, गुलनाज ने सिसकते हुए इस नन्ही सी बाज़ को अपने सीने से लगाकर भेज लिया था। अपने परों को फैलाकर इन मासूम छोटे बच्चों को इन परों में महफूज कर लिया, अपनी नरम गरम आगोश में छुपा लिया। वक्त का काम था आगे बढ़ते जाना, वक्त सिरकता चला गया, बच्चे बड़े होते चले गए। वो सारे बच्चे इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत, इनकी ज़िंदगी थे, मगर जो सबसे ज़्यादा नूर नज़र था वो था दाइम खान, जो बचपन में हरदम बीमार रहता, जिसका ख्याल सब बच्चों से ज़्यादा रखना पड़ता। पढ़ाई के दौरान भी इसने गुलनाज को बहुत तंग किया, कभी खाना नहीं खाता तो कभी रात को दूध का गिलास यूँ पड़ा रहता। गुलनाज को उसके सर पर खड़ा होकर सब करना पड़ता। बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी की दहलीज पर सबने कदम रखा। इस दौरान एक क़यामत और इन पर गुजरी, तबरेज़ खान का बाइक एक्सीडेंट। ओए हो, वैसे दुखा ने भी ना आगा अकबर खान का घर ही देख लिया। तुम लोग को बाइक इसलिए दिलाई कि बाइक को बाइक नहीं हेलीकॉप्टर समझो। तबरेज़ खान के घर आने पर आगा अकबर खान के ताल्लुक लग चुकी थी। इतने तो तबरेज़ खान चंडा बन दिया। आगा साहब, अभी तो मेरा बच्चा अस्पताल से, अभी तो मत डांटिए। गुलनाज तबरेज़ खान के सहारे बैठी इसकी नरम उंगलियों से बालों को सहला रही थी। गुलनाज बेगम, ये आप ही के बेजान लाड प्यार का नतीजा है। आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते तबरेज़ और दाइम को बाइक दिलाई गई थी। आगा अकबर खान का जाहो जलाल अपने अरूज पर था, लेकिन अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तबरेज़ खान ने तो डर के मारे गुलनाज का हाथ थामा हुआ था, जबकि सामने बैठा दाइम खान शर्मिंदगी के हमारे सर और नज़र को छुपाए हुए था। आज जो कुछ हुआ इसी की वजह तो हुआ था, ना वो बाइक रेसिंग का कहता, ना ऐसा कुछ होता। जिस बात ने इसे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेला था वो तबरेज़ खान की बीमारी, इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खामी।
इसे सांस की बीमारी लाक हो गई थी, जिसकी वजह से ज़िंदगी भर ऑक्सीजन पंप यूज़ करना होगा। बिल्कुल इस किस्म का मौका मिलेगा ही नहीं, ना हमें ना इन्हें, क्योंकि इन दोनों की बाइक तबरेज़ से सेल करवा दी है मैंने, सबरेज़ से। इस हवेली में ऐसी खुराफात मुझे नज़र नहीं आए। तबरेज़ खान ने बेचारगी भरी नज़रों से गुलनाज को देखा, क्योंकि आगा अकबर खान की तरफ तो देखने की कतई हिम्मत नहीं थी। मगर आगा साहब नहीं, जो कह दिया वो हरफ आखिर है, इसके बाद कोई बहस कोई सवाल नहीं उठेगा। आपकी फरमाइश के साथ आपके सपूतों की भी ख्वाहिश पूरी हो गई है, इससे आगे मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। आगा अकबर खान दोनों बाजुओं को पुष्ट पर बांधे कुछ कदम आगे बढ़े, तबरेज़ खान को देखा और फिर कमरे से निकलते चले गए। अम्मा जान, तबरेज़ खान ने बेचारगी से गुलनाज को देखा। दाइम तू कुछ बोला क्यों नहीं? तबरेज़ खान ने नहायती गहरी सोच में मुनहमिक दाइम खान को देखा। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि जिस तरह बाइक आंधी तूफान की तरह चलाते थे मुझे तो बहुत डर लगता था। बाज़गा ने कदम धरा था। चलो जी, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। तबरेज़ खान ने अंदर दाखिल होती बाज़गा को पुरशौक नज़रों से तका। फ़िलहाल मेंढकी को छोड़िए, मेंढक का लिया सूप पिए। बाज़गा ने हाथ में लिए कांच का बॉल इसको दिखाया। व्हाट, मेंढक का सूप? तबरेज़ खान तो सदमे की कैफियत में जैसे बेहोश होने के करीब था। इसकी होंक भरी शक्ल देख दाइम खान की भी हंसी निकल गई, जबकि बाज़गा तो बड़ी मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से रोका हुआ था। अम्मा जान, इसको बोलेंगे अपने मेंढक का सूप ले जाए, मैं किसी तो ये सूप नहीं पीने वाला। तबरेज़ खान ने ब्लैंकेट को सर तक डाल लिया। कोई नहीं, आपको ये पीना ही पड़ेगा, जिस हालत में आप है ये नहायत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। बाज़गा ने इस पर से ब्लैंकेट हटाया। तुम पागल हो क्योंकि मुझे मेंढक का सूप पिला रही हो? तबरेज़ खान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था बाज़गा इसे पिला के छोड़ेगी। अरे बाबा, मजाक करिए, ये ख़ास जड़ी बूटियों से कहवा बनाया। हाँ, ये कड़वा कसीला सूप मैं ही तो अपने हलक में उतारूंगा, इसने तपते हुए कहा। मजबूरी है मगर ज़रूरी भी है। बाज़गा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। पी ले यार। दाइम खान को उसकी हालत पर तरस तो बहुत है, मगर वो भी अच्छी तरह जानता था बाज़गा ये कड़वा कसीला कहवा पिलाए बगैर नहीं रह जाएगी भी नहीं। तो तू खुद क्यों नहीं पी लेता? तबरेज़ खान इसको बुरी तरह घूरा। फिलहाल तो तू बेड पर है। दाइम खान ने सोफे से खड़ा होकर बेड की तरफ बढ़ा। पी लो मेरे चांद, तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है। गुलनाज बिन की नोक-झोंक को खूब इंजॉय कर रही थी। वो भी बाज़गा की तबीयत अच्छी तरह वाकिफ़ थी, वो किस कदर कंसर्न है सबके लिए। अम्मा जान, ये बहुत कड़वा है। दाइम लाला, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, आपको ही मेरी हेल्प करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, चलो आ जाओ। दाइम देख, गद्दारी मत कर। सॉरी जाना। और फिर इसकी एक नहीं सुनेगी। दाइम खान और बाज़गा ने मिलकर ज़बरदस्ती करेले से ज़रा कड़वा कसीला कहवा इसको पिला के दम लिया। देख लूँगा तुम दोनों को। ओए होए, वाकई तबरेज़ ना जुल्म तो वाकई बहुत होया। अंदर तक वो कड़वा हो गया था। जिस तरह इसने कड़वा मुँह बनाया, सड़ा मुँह बनाया, बाज़गा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। गुलनाज ने नज़रों में अपने बच्चों की नज़र उतारी और दिल में यही दुआ की कि मेरे बच्चों की हंसी, इनकी खुशियों को किसी की भी नज़र ना लगे। अब वक्त आ गया हम अपने जिम्मेदारियों को पाए तकमील तक पहुँचाए। आगा अकबर खान रॉकिंग चेयर पर झूलते सिगार सलगा रहे थे। गुलनाज जो मार्केट से दाइम खान और तबरेज़ को गिफ्ट देने के लिए शर्ट लाई थी, इनके सारे बटन चेक कर रही थी कि लूज़ तो नहीं। आगा अकबर खान की इस बात पर इन्होंने आगा अकबर खान को जानिब देखा। मैं समझी नहीं आगा साहब, आप किस जिम्मेदारी की बात करें? आप वाकई अनजानी है, समझ कर और जानते हुए भी कुछ समझना नहीं चाहती। इन्होंने संजीदगी से कहते हुए संजीदा नजर ही डाली। गुलनाज सब जानती थी, हर रोज़ दुआ भी करती कि ये वक्त ना आए, मगर बिलाखिर आज ये वक्त आ ही गया। इन्होंने खामोशी से अपना काम करना शुरू कर दिया तो आगा अकबर खान रॉकिंग चेयर से खड़े हुए और गुलनाज के पास बेड पर बैठे और इनके हाथ से आहिस्ते से शर्ट लेकर एक साइड पर रखी। गुलनाज बेगम, ये काम इतना ज़रूरी नहीं जितनी अहमियत मेरी बात की है। आपको लगता है आप जो कह रही हैं, जो जिस काम को करने का इरादा रखते हैं वो दुरुस्त है? गुलनाज ने अपनी सोच के पेश नज़र अपना सवाल सामने रखा। इसमें हर्ज क्या है, वो मुझे समझाइए। और फिर मेरी बहन की ख्वाहिश थी, इसने झोली फैलाई थी दाइम के लिए, बाज़गा को डाल दें। बहन की ख्वाहिश क्या कि बच्चों की खुशियों का सौदा करेंगे आप? मतलब क्या इस बात से आपका? आगा अकबर खान के माथे पर शिकने से उभरने लगी। आगा साहब, क्या ये अच्छा नहीं हम बच्चों की राय मालूम कर लें? वो क्या सोचते, क्या चाहते हैं, इनकी खुद की खुशी किस में है? हम ज़बरदस्ती अपना फैसला इन पर मुसल्लत करके कहीं सारे का सबब तो नहीं बन जाएंगे? गुलनाज बेगम आगे तक वो सोच रही थी जहाँ तक आगा अकबर खान की रसाई तक नहीं पहुँचती। ये सारी सोच और बातें आपके अपने जहन की इख्तरा है। खुली आंखों से देखेंगे तो सारा मंजर साफ शफाफ है, मगर आपने भी तहिया कर लिया, धुंधी देखनी है, इसलिए सब कुछ गदला गदला कह नज़र आ रही है। एक तो आगा अकबर खान हो ना, हाले भी इन्ने नुकसान कर लेते अपनी जिद्दबाजी दे विच। हाले भी जो नहीं ना सुधरिया तो मैं तो कहनी यही मरदा जाके, बाकी सारे बच जाते। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप मुझे समझने की कोशिश नहीं करी गुलनाज, वरना हकीकत तो यही है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो मैंने सोचा वही इसलिए बेहतर है। और रही बच्चों से पूछने की बात, कोई ज़रूरत भी है भी नहीं, क्योंकि मेरे फैसले पर मोहर लग चुकी है। इसी महीने की किसी भी तारीख को दाइम और बाज़गा का निकाह कर दिया जाएगा। और फिर बगैर इनसे मज़ीद कुछ बोले और सवाल किए वो वहाँ से उठकर बेडरूम से निकलते चले गए। आहो जो आगा साहब दा ऐसा आबा कि जो मैं कह रहा था वो सही है, मैं सही है, मैं अब बेशक गलतियाँ भी की हैं मैंने माजी में, जो भी है मैं फिर भी सही हूँ और बाकी दुनिया गलत है। लाख दिलानत जी। दाइम खान शॉक की कैफियत में आगा अकबर खान को देखता रह गया। ऐसे महसूस हुआ जैसे इस हवेली की एक ईंट इसके सर पर आ गई हो। और सिर्फ दाइम खान ही क्या, दुनिया तो गुलनाज के साथ बैठा तबरेज़ खान की भी उलट गई थी, मानो ज़मीन निकल गई हो कदमों से या कोई आंधी तूफान के झपटे में आ गया हो इसका वजूद।
दिलो दिमाग पल भर के लिए सोचने समझने से महरूम ज़रूर हो गए थे, मगर बात भी तो इसकी ज़िंदगी इसके दिल की थी। ज़िंदगी के इसके हाथ से सहरा की रेत की तरफ फिसलती जा रही थी। इन आंखों में वो जान से प्यारा चेहरा धुंधला होता जा रहा था। मोहब्बत के इन खिलते कोस कज़ा के रंगों पर धुंध छाती जा रही थी। आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें गलत बात क्या है? तो बाबा जान इसमें दुरुस्त बात भी कोई नहीं है। दाइम खान ने सामने बैठे तबरेज़ खान को देखा और गुलनाज को देखने के बाद आगा अकबर खान को। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि समझाओ मुझे कि पास कैसे तुम्हारी शादी में क्या गलत बात है। आगा अकबर खान ने नापसंदीदगी भरी नज़रों से दाइम खान को देखा, क्योंकि बाज़का को कभी भी मैंने ऐसी नज़रों से नहीं देखा। तो अब देख लो, ये नामुमकिन है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। दाइम खान ने दो टोक लबो लहजे में बात की। तुम्हारे सोचने या ना सोचने पर कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं है। बहरहाल फैसला ये तय पाया कि इसी हफ्ते तुम्हारी शादी बाज़गा से होगी। दाइम खान से ज़्यादा स्पार्ट लहजा इस वक्त आगा अकबर खान का था। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़? इसको आगा अकबर खान की इस फैसले पर शदीद किस्म का सदमा हुआ था। इस हवेली में अब तक जो कुछ हुआ मेरी मर्ज़ी से ही हुआ और मेरे फैसले के आगे मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि कोई सवाल उठाए, इसलिए जो कहा है वही हकीकत समझकर कबूल करो। आगा अकबर खान सोफे से खड़ा हो गई। इनका इरादा कमरे से चले जाने का था। गुस्ताखी माफ़ बाबा जान, मगर ये मेरी ज़िंदगी का मामला, मैं आपके फ़ैसले को कबूल नहीं कर सकता। सर को झुकाया, निगाहें नीचे किए, इसने सच्चाई से दिल की बात की। दाइम। आगा अकबर खान वापस पलटे और अब की इनकी आवाज़ में सख्ती थी, करख्त की थी। दाइम खान खड़ा हो गया। गुलनाज भी दिल थाम कर खड़ी होगी। जिस बात का डर और खौफ इनके दिलो दिमाग में कुंडली मारे बैठा था, खुशी वो खौफ, वो डरा खौफ आज इस पल पूरे तमतराक से मुंह फाड़े खड़ा था। आगा साहब, गुलनाज ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि आगा अकबर खान ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी मरी हुई माँ की भी ख्वाहिश है, तो क्या इनका एहतराम भी तुम पर लाजिम नहीं? मगर ये गलत है बाबा जान। माँ की ख्वाहिश एहतराम अपनी जगह, मगर मेरी ज़िंदगी की खुशी की कोई अहमियत भी ज़रूरी है। और मेरी खुशी इसी में है कि मैं आपके इस फैसले की भेंट अपनी ज़िंदगी को नहीं चढ़ा सकता। बहुत खूब। और ये जो तुम आज मेरे सामने बोले बराबर से मेरे फैसले के ख़िलाफ़ जा रहे हो, इसमें सारा बिगाड़ तुम्हारी अम्मा जान का है, जिन्होंने तुम्हें इस कदर लाड प्यार में रख के मुँह जोर घोड़े की तरह कर दिया, और तुम इस वक्त मुझसे जिरा कर रहे हो, बहस कर रहे हो। आगा अकबर खान ने तंज का तीर इस पर चलाया, जिसकी लपेट में गुलनाज भी आ गई। मैं इससे पहले भी कहता था कि तुम्हें भी एक हद में रखे, मगर नहीं, तुम्हारी बेजा ख्वाहिशात पूरी कर करके तुम्हें नाहिजान नाफरमान बना दिया, जो आज तुम मेरी हुक्मदुली कर रहे हो। आहो, जिन्हें तेरे खिलाफ बोल दिता तो वो तेरे दोस्त तो बड़ा नाफरमान ही दुनिया के किसी खिते का कोई पैदा नहीं होया। चवल जी, ऐसे बंदे जहर लगते हैं मुझे, सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म के लोग। गुस्से और गैसो गजब की तपश ने दाइम खान को अंदर तक सुलगा दिया था, मगर वो किसी तौर हथियार नहीं डालेगा। आज आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बस मुझे जो कहना सुनना था वो सब हो गया। अब सिर्फ अमली जामा पहनाना अपने फैसले को। इसलिए आने वाले 2 दिन बाद जुम्मे के दिन तुम्हारा और बाज़गा का निकाह मुकर्रर कर दिया गया। मजबूत और जानदार कदमों से वो रूम से बाहर निकलते चले गए। दाइम खान ने तैश में आकर जूते की किक सोफे पर रसीद की। मेरे शहजादे, मेरे दिल के टुकड़े, मान जाओ ना अपने बाबा की जान की बात। गुलनाज जल्दी से दाइम खान के पास आई। वो जानती थी कि दाइम खान नहायती जज्बाती, जो भी करता है पल भर में करता है। दाइम खान की जज्बाती तबीयत अकबर खान की ज़िद इनके फैसले के आगे कहीं किसी तूफ़ान का पेश खैमा न बने, इसलिए उन्होंने दाइम खान को ही समझाना था। आगा अकबर खान के साथ एक अरसा गुजारा था। वो अपने फैसले, अपनी बात से इंच भर से भी नहीं हिलेंगे, इसका इदराक तो इन्हें अच्छी तरह से था। अम्मा जान, आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाज़गा को मैंने हमेशा छोटी बहन समझा माना है। दाइम खान ने गुलनाज के कपकपाते हुए हाथ थाम लिए। मगर बहन है तो नहीं ना, शादी हो जाएगी। वो तुम्हारे निकाह में आ जाए तो जज्बात एहसासात भी बदल जाएंगे बच्चे। इन्होंने दाइम खान का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। तुम्हारे बाबा जान अपने फैसले, अपनी बात से एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम सब इसकी ज़िद को अच्छी तरह जानते हैं। दाइम यार, आखिर इसमें कोई कबाहत भी तो नहीं है ना? बाज़गा तेरे साथ बहुत अच्छी लगेगी। तबरेज़ खान भी खड़ा होता वहाँ चला आया था और कितनी मुश्किलों से इतने चंद जुमले बोले वही जानता था। अपने अंदर के दर्द को दबाता चेहरे पर झूठी खुशी से ज़्यादा दाइम खान को देख रहा था। और फिर कौन जानता था कि वो बाज़गा से मोहब्बत नहीं, इश्क करता था। वो इसके लिए क्या है, किसी को क्या खबर? अपनी बकवास बंद कर। तुझसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, जब पूछा था तो अपनी राय देना। दाइम खान ने तेज़ नज़रों से तबरेज़ को घूरा। अम्मा जान, मैंने सोच लिया, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, घर छोड़ दूँगा, मगर बाबा जान की बात कतई नहीं मानूंगा। पल भर में इसने अपना फैसला सुना दिया। दाइम, गुलनाज का दिल दहल गया था। वो पूरी जान से लरस के रह गई। दाइम खान इसकी नज़रों से दूर हो जाइए, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी? तुम मुझे बेमौत मारो, ये बात कह के। अल्लाह ना करे जो आपको कुछ हो। अम्मा जान, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। तड़पा तो दाइम खान भी था। और तूने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया ना, कोई हल नहीं निकला तो घर छोड़ के चला जाएगा, है ना? तबरेज़ खान के लिए सारे रिश्ते बहुत अहम थे, बहुत प्यारे थे। वो इन लोगों के बगैर बिल्कुल अकेला और अधूरा है। और दाइम खान तो इसके लिए बहुत मायने रखता है। इसका भाई, इसका दोस्त, इसका हमराज, हर दुख सुख का शरीक। हाँ, बस अपनी हर बात इसे शेयर की, सवाए अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपने इश्क बाज़ का। हाँ, इसके लिए कोई हल भी नहीं है मेरे पास। मैं वो नहीं कर सकता जिसका तसव्वुर मैंने भी नहीं सोचा।
तो मेरी जान कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। गुलनाज की इल्तिजाई नजरें इसी के चेहरे पर टिकी थी। अम्मा जान जाने दे इसको, मत रोके। ये इस वक्त इस कदर खुदगर्ज और मतलब परस्त बना हुआ कि अपने अलावा किसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इससे पहले वो आगे कुछ बोलता है, इसको खांसी का दौरे के साथ सांस भी उखड़ने लगा। दाइम खान तेरी से इसके पास है। तब्रेज़। इसने तब्रेज़ को थाम लिया और इसकी जेब तलाश की, मगर मतलूबा शय नहीं मिली। इसने वो जगह देखी जहाँ कुछ देर पहले वो विराजमान था। वहीं सोफे पर इस ऑक्सीजन पंप पड़ा हुआ था। वो तेरी से आगे बढ़ा, सोफे से ऑक्सीजन पंप उठाया और खांसते सांसों को बमुश्किल काबू में पाते तब्रेज़ खान की जानिब बढ़ा और पंप इसके होंठों से लगाकर स्प्रे किया। तब्रेज़ खान की बिगड़ती तबीयत बहाल होगी, इसकी उखड़ती सांसें इतदाल पर आ गई। बंदा पूछे तब्रेज़ खान भी बंदा चांडा मारे। बंदा पूछे तेन पता तेन सारा मसला अपने अपने पास रखो हर टाइम पंप जिथे जाना उथे सुट के भुल जाता। 1000 बार कहा इसको अपने पास रखा कर। दाइम खान ने गुस्से में इसका हाथ पकड़ के वो ऑक्सीजन पंप इसकी हथेली पर धर दिया। गुलनाज का चेहरा जो खुश्क होने लगा था तब्रेज़ खान की तबीयत पर बेहतर होने लगी। रखूंगा, मगर तू पहले वादा करके तू इस हवेली को हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दाइम खान ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वापस सोफे पर बैठ गया। गुलनाज और तब्रेज़ खान एक दूसरे को देख कर रह गए। वो तो नहीं यही समझे कि दाइम खान ने नीम रजामंदी दे दी है। और फिर बिलाकर वही हुआ जिसका गुलनाज को खदशा था। वो माँ थी और अपनी औलाद के हर रंग रूप को पहचानती थी। और दाइम खान तो वैसे भी इनकी शेरक था, इनकी दुखती रख था, इनकी कमज़ोरी था। फिर वो कैसे ना इसके हर एक बढ़ते कदम को समझ नहीं पाती, इसकी सोचों को पढ़ नहीं पाती। वो इस बारे में दाइम खान को अकेले में समझाना चाहती थी, मगर अगर अकबर खान ने एक तो वक्त इतना कम दिया कि इनको दाइम खान से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मगर अब वक्त गुजर चुका था, पानी सर से ऊपर जा चुका था। दाइम खान इस हवेली को छोड़कर चला गया था, किसी को भी कुछ बताए बगैर। ढूंढो इसे, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। आगा अकबर खान का गुस्सा आसमान से बात करने लगा था। शादी में भी 2 दिन बाकी है, मुझे दाइम इन 2 दिनों में चाहिए। तब्रेज़ खान इनके सारे गार्ड्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर दाइम खान का कहीं कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं मिला। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ढूंढ ढूंढ के सब थक गए। इसने अपना कोई नामो निशान नहीं छोड़ा था। फ़ोन भी यहीं रख गया था, इसलिए इसका कांटेक्ट करना फजूल था। सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ छोड़ा था जिस पर एक छोटा सा जुमला लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि मैं खुद नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। गलत किया, बहुत गलत। दाइम को वापस आना होगा, इसे बाज़गा से शादी करनी होगी। देख ला गंदे दी आकड़ हाले भी नहीं, जिद मुकी लानती दी आगा जान दी। आगा अकबर खान ने इस कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनका जाहो जलाल हवेली की एक एक ईंट पे गूंज रहा था। सभी अपनी अपनी जगह सहमे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त आगा अकबर खान के आगे कुछ बोले, इसलिए खामोशी बेहतर थी। तेरे बंदे चढ़ना पईया होने तो धक्के दे के बंदा कढ़ देवे। अपनी ना दे विच ना मुझे जहर लगते हैं ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे। राइम मलिक अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ, अच्छा ये इसका पास्ट मुक गया, मतलब वो जो छड़ के गया सी ना दाइम, वो बाज़गा दी वारा तो छड़ के गया सी, आगा जान दी अकड़ दी वारा तो छड़ के गया सी। शुक्र है रिकॉर्डिंग चली, नहीं तो मैं तो बेमौत मारे जाना सी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना रिकॉर्डिंग अभी स्टिल हो गई है। मैं कहा है मैं एडी देर दी भौंकी जा रही, बोली जा रही, तो रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही। तो बस मेरी ज़िंदगी बच गई, नहीं तो मैंने बेमौत मारे जाना था। मेरे से एपिसोड भी रिकॉर्ड नहीं होनी थी। अच्छा, राइम मलिक अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहा था। इसने चाबी से दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर नॉक पर हाथ रखते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। राइम मलिक का दिल अजीब अंदाज में धड़का, पल भर में इसका दिमाग चकरा के रह गया। सबसे पहले ध्यान नशरा की तरफ ही गया, कहीं वो गुस्से में घर से तो नहीं निकल गई। राइम मलिक ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा तेरी से खोला, मगर सामने जिस चेहरे को देखा तो हैरत के साथ साथ गुस्से के रंग भी इन ब्राउन कान से छलकने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्पाट लबो लहजे को वो ना चाहते हुए भी छुपा नहीं सका, मगर दिल को सुकून भी मिला कि सामने नशरा निगाहें नीचे किए खड़ी थी। नशरा की मौजूदगी ने जहाँ राइम मलिक को मुतमिन कर दिया, वहाँ सज्जल की मौजूदगी ने इतना ही सुलगा दिया। तुम्हारा शाहकार देखने आई हूँ। सज्जल ने इस्तज़ाइया नंसी के साथ नंसिया नजरों के तीर इस पर फेंके। मैं तो समझी कि होगी कोई तोप शय कि जिस लड़की को मेरे मुकाबले लाकर खड़ा किया, इसमें कोई तो बात होगी और बात में वजन होगा, मगर सज्जल ने तज़हीक भरी नज़रों से नशरा के झुके सर को देखा। ये तो बच्ची निकली। सज्जल एक बेहंगम सा कहकर लगा। ये तो वही मिसाल होगी ना सज्जल के खोदा पहाड़ और निकला चूहा। राफा मलिक की आवाज़ पर राइम मलिक ने पीछे पलट कर देखा, जो आरामदेह सोफे पर टांग पर टांग रखे नहायती गुरूर से विराजमान थी। राइम मलिक ने शिकायती नज़रों से राफा मलिक को देखते हुए नशरा का झुका चेहरा देखा, जिसकी मैदे जैसी रंगत सफ़ेद सी पड़ी थी। इन गुलाबी आंखों की घनेरी पलकों की बाढ़ से छुपा जरूर रखा था, मगर इनमें से क्या कुछ रकम था वो राफे मलिक की मौजूदगी से पढ़ सकता था। राफे पप्पा चूहा नहीं बल्कि डड़ी सहमी बेवकूफ़ सी चुहिया कही है। दोनों ने एक बार फिर जोरदार कहकर लगा। राइम मलिक ने जो सज्जल को तेज़ नज़रों से घूरा और नशरा की जानिब बढ़ा, इसके दोनों नाजुक शानों पर हाथ धरे। नशरा तुम ठीक तो? नशरा ने बहुत मुश्किल से वो भारी घनेरी पलकों की घनेरी बाढ़ ऊपर उठाई। इन गुलाबी आंखों में बेइज्जती और कम मायगी का ठाठे मारता जो समंदर था बाहर आने को बेताब था, जिस पर नशरा ने बड़ी मुश्किल से बंद बांध रखा था। राइम मलिक का शिद्दत से दिल चाहा कि पल भर में सज्जल की हस्ती निस्तो नाबूद कर दे, इसको ज़मीन में जिंदा दरगोर कर दे, मगर मजबूर था। अगर अभी वो यहाँ खड़ी थी, इतनी बकवास करी थी सिर्फ और सिर्फ राफा मलिक की मॉरल सपोर्ट पर, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि राइम मलिक के आगे एक लफ्ज़ भी बोल ले।
अच्छा जी, राइब मलिक ने गैरत नादी कोई शय है? मामा जान सज्जल को यहाँ से ले जा और इससे कह दे कि दोबारा मेरे फ्लैट पर कदम नहीं रखे। राइब मलिक ने बिना देखे इन लोगों से कहा, क्योंकि इसकी नज़रें मुस्तकिल नशरा के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। राइब राफे मलिक को सख्त नागवार गुजरा। राइब मलिक का सज्जल के लिए इस तरह कह रहा है, ये क्या तरीका बात करने का? सज्जल कोई मामूली लड़की नहीं जिसको तुम इस 2 टके की लड़की पर फोकियत दे रहे हो। राफे मलिक खड़ी हो गई थी। और मामा जान, अनशरा भी कोई मामूली लड़की नहीं, राइब मलिक की बीवी है। वो राइब मलिक जो रईस मलिक का इकलौता वारिस है। राइब मलिक को भी सख्त नागवार गुजरा राफे मलिक का इस तरह नशरा को पुकारना। अच्छा, बहुत खूब। राफे मलिक 2 कदम आगे बढ़ी, नहायती तंजिया नज़रों से नशरा को देखने लगी। अब आप गली से किसी को भी पकड़ के मेरे सामने खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि लड़की मलिक रईस की वारिस की बीवी, और मैं मान लूँगी? एक्सक्यूज़ मी मामा जान। राइब मलिक ने राफिया मलिक को टोकना चाहा। क्या एक्सक्यूज़ मी? ठीक ही तो कह रही है राफिया पुप्पो, तुम खुद को देखो। और इस लड़की को ऊपर से नीचे तक कहीं से भी लग रही है कि इसका कोई बैकग्राउंड, कोई पावरफुल स्टेटस, कोई लग्जरी होगा। इसको तो देखकर ये भी लग रहा है कि हाई सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती पार्टीज, बिजनेस मीटिंग में। और इससे पहले वो मजीद कुछ बोले, राइब मलिक ने नहायती जारहाना अंदाज में सज्जल का बढ़ना बाजुक थाम के एक झटका दिया। अपनी हद में रहो और ज़ुबान को लगाम दो, क्योंकि जिस लड़की के लिए तुम इतनी बकवास करी हो वो मेरी बीवी है। राइब मलिक ने नफरत भरी निगाहें सज्जल के चेहरे पर डाली थी। इन ब्राउन कांच से नफरत के जो शोले फूट रहे थे, सज्जल पल भर के लिए सहम कर रहेगी। खुद का वजूद शोलों की जद में लपटा हुआ महसूस हो रहा था। राइब, राफिया मलिक चीख पड़ी। पहले तो राफिया मलिक दंदल पे हुए सी, उदो कुछ नहीं तड़फदी पई सी जो अपनी भतीजी भौंक रही सी। हुण जे राइब ने कुछ कह दिता तो फिर ना हुण बड़ी तड़फ रही है। छोड़े सज्जल का बाजू। आपकी आंखों पर इस लड़की की इतनी गहरी पट्टी बन गई कि ये भी नज़र नहीं आ रहा किसी लड़की के साथ कैसा सलूक, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो समझाएं इसको मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर ना करे। जिस जारहाना झटके से राइब मलिक ने सज्जल का बाजू पकड़कर खींचा था, इससे कहीं ज़रा जोरदार झटका देकर पीछे धकेला। सज्जल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके शाने से इसका बाजू उधेड़ गया हो। पूरे जिस्म में तकलीफ की शदीद लहर उठी थी। नशा की पावर राइब मलिक से शुरू होकर राइब मलिक तक ही ख़त्म होती है। राइब मलिक 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। इस हिसाब से नशा का पावर, इसका बैंक बैलेंस, इसकी लग्जरी स्ट्रॉन्ग है। आप आज के बाद ये सोचना भी मत कि नशा कोई मामूली लड़की है। राइब मलिक ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर और ख़ासकर राफिया मलिक को सुना। आपकी इन बातों का मकसद क्या है? राफिया मलिक को ना तो राइब मलिक का अंदाज़ अच्छा लगा और ना ही बात। मकसद साफ है मामा जान, नशा मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत और चाहत है। आपके बेटे की बीवी और आपकी बहू, आपको नशा कबूल करना होगा। बहुत खूब, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। और सबसे बड़ा मजाक क्या, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इस गली से उठाई की लड़की को अपनी बहू कबूल करूंगी? इसका फैमिली बैकग्राउंड तक नहीं जानते आप। राफिया मलिक ने हकारत भरी नज़र इस पर डाली। मुझे नशा के फैमिली बैकग्राउंड, इसके पास से कोई सरोकार नहीं। नशा का आज, इसका फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैं। राइब मलिक नशरा और राफिया मलिक के दरमियान इस तरह हाइल हो गया कि नशरा का नाजुक वजूद राइब मलिक के कसरती वजूद तले थप के पीछे छुप कर रह गया। गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत। सज्जल जैसी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, हसीन, पावरफुल बैकग्राउंड में सर्वाइव करने वाली लड़की को ठुकरा के नहायती दबू अनकॉन्फिडेंट लड़की को अहमियत दे रहे हैं। अपनी बिजनेस पार्टी, बिजनेस मीटिंग, डिनर में जब इसको लेकर जाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर और इस बेवकूफ़ लड़की पर हंसेंगे। कभी इस बारे में सोचे? मैं क्या कह सकता हूँ आपको मामा जान, मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन अगर यही बात आपकी जगह किसी और ने कही होती तो वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? राइब मलिक ने गहरा सांस लिया। फिलहाल तो इतना कि अभी और इसी वक्त सज्जल को यहाँ से ले जाए। मैं तादर इसका वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले राफे पप्पा, ये मुस्तकिल मेरी बेइज्जती कर रहा है, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सज्जल का शिद्दत गम से रस्तुरख हो गया। तो एड्डी जेर तो तेन जुत्तियां ने हार ही पा रहा सी, एड्डी गैरत वाली सी तो उधर दफा हो जाती। राइब मलिक इस लड़की के सामने मुसलसल इसको इग्नोर कर रहा था, इसके अना पर कारी वार कर रहा था। बेशक नशा बहुत हसीन थी, मगर सज्जल का भी खूबसूरती में कोई सानी नहीं था। इसका बोल्ड पूरा एतमाद, इसका शहाना अंदाज, ओशरबा, खुला हुस्न, ऐसा नहीं कि कोई एक नज़र डालने के बाद दोबारा से नज़र न डाले। एक से एक रईस लड़कों की इसके आगे पीछे लाइन लगी हुई थी। तो जी लाइन लगी सी वो एक कर ला क्यों मुंडे के पीछे पई हुई है। इसको पाने, इसको हासिल करने के लिए लोग मरे जा रहे थे। इसके हुस्न और खूबसूरती के दीवाने थे। तो राइब मलिक की ये सब नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों एक गाँव की लड़की को इतनी अहमियत दे रहा है? यही चीज़ सज्जल की बर्दाश्त से बाहर थी। वो यहाँ एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए तनाती जलती भुनती तेरी से वहाँ से निकलती चली गई। राफिया मलिक ने इसको जाते देखा। अच्छा नहीं किया आपने राइब। राफिया मलिक गुस्से भरी नजर राइब मलिक पर डालती हुई तेरी से सज्जल के पीछे भागी। राइब मलिक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और सुकून का सांस लेता वापस पलटा। अनशरा ने राइब मलिक को सुलगती नज़रों से देखा और पैर पटकती वहाँ से बेडरूम में चली गई। अच्छा, राइब मलिक ने तो बड़िया सुलगदियाँ नजर आना भी देखिया जाता, तो बदतमीजी भी की जाती, सारा कुछ होता जाना। तो जब वो दोनों तड़फ रही थी, भौंक रही थी आके, तब नशरा ने अपनी ज़बान के नाल देने किराए दे देती सी। चवल जी, नशरा मेरी बात सुनो। राइब मलिक तेरी से इसके पास आया था। खबरदार जो आपने मुझसे कोई बात भी की, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, वरना।
नशरा ने गश्त शहादत उठाकर राइब मलिक को वार्निंग दी। इन गुलाबी आंखों में गुस्से झुंझलाहट का एक समंदर मौजूद था। राइब मलिक जो कुछ देर पहले शदीद गुस्से में था, इसका सारा गुस्सा नशरा को देखकर ज़ायल हो गया। सीक्रीन और ऑरेंज इम्तिजाज के एम्ब्रॉयडर्ड सूट में इसकी रंगत तमतमाने लगी थी। राइब मलिक का शौकिया से सवार होने लगी। मत छोड़ना ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता। शौकी शरारत से कहते हुए राइब मलिक ने इसकी अंगश्त शहादत नरमी से पकड़ ली। मुझसे बदतमीजी मत करें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नशरा बिदक के रह के एक झटके से अपनी शहादत की उंगली इसके हाथ से छुड़ाई और मुंह बनाती नाक से कोड़ती इसकी जानिब से रुख फेर की। इन आंखों से चंद मोती टूटकर रुखसार पर बिखरते चले गए थे, जिसे नशरा ने बड़ी बेदर्दी से अपनी हथेली की पुष्ट से रगड़ा था। राइब मलिक के चेहरे पर जो शौकी शरारतों के रंग कुछ लम्हों के लिए बिखरे थे, नशरा के आंसू देखकर संजीदगी में इसका चेहरा तब्दील हो गया। वो समझता था, जानता था कि नशरा क्या सोचकर उदास रो रही है। नशरा मेरी जान, परेशान मत हो, मामा जान और सज्जल अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। राइब मलिक ने इसका हाथ थामना चाहा, जो इसने पीछे कर लिया। मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पता नहीं कैसे अंदाज में देख रही थी और क्या क्या बोल रही थी। नशरा के बोलने पर राइब का दिमाग ठटका। ज़रूर ये नहीं कि सज्जल क्या बोल रही थी, ज़रूरी ये था कि नशरा ने क्या कुछ कह दिया, क्योंकि इस बेवकूफ़ लड़की से हर बेवकूफ़ी की उम्मीद रखना बस है। कहीं ऐसा तो नहीं जो कुछ वो नाबे को बता चुकी। सज्जल को भी राइब मलिक का दिमाग चीख उठा। नशरा, तुमने सज्जल और मामा चंद को कुछ बताया? राइब मलिक ने फिक्रमंदी से पूछा। नाबे की बात बहरहाल अलग थी, मगर सज्जल और नाबे जैसी नहीं थी। मैंने तो इन्हें कुछ नहीं कहा, वही पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रही थी। नशरा की आंखों में सज्जल का आधे कपड़ों में मलबूस सरापा घूम गया तो चेहरे की रंगत में सुर्खी सी खुल गई। औरत का ये अंदाज देखा कहाँ था इसने? इसकी ड्रेसिंग देखकर तो निगाहें शर्म से झुक गई थी। इसकी खुली बेहया गुफ्तगू ने इसको शर्म से पानी पानी कर दिया कि इन गुलाबी आंखों में समंदर सा भर गया। क्या मैं जान सकता हूँ वो तुम्हें क्या बोल रही थी? राइब मलिक ना सिर्फ इसकी सोच पड़ चुका था, बल्कि इसकी बदलती रंगत से भी अंदाज़ा लगा सकता था कि सज्जल ने से किस तरह की बेहया गुफ्तगू की होगी। मुस्कुराहट को होंठों में दबाए वो अपनी बताई जहाँ को जानेसार नजरों से तक रहा था। इसने अपने लिए जीवन साथी सोचा था, इसे वैसा ही मिला था। भले ही नशरा इससे नाराज़ है, खफा, मगर कोई बात नहीं। वो है तो इसके पास, इसके बेडरूम में। धीरे धीरे वो इसको मना लेगा, इसकी मोहब्बत करना सिखा देगा। ज़िद्दी सी इस लड़की के हर उज़ू से ही नहीं, इसकी रूह से भी राइब मलिक की चाहत और मोहब्बत के रंग फूटेंगे। ओवर टाइम बहुत जल्द आएगा जब नशरा इसकी बाहों में सिपटी अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी। मगर अभी तो दिल बहुत शिद्दत से चाह के नशरा को अपने दहकते लम्स का एहसास दिलाया जाए। और राइब मलिक ने अपनी हकायत दिल पर कोई बंद नहीं बांधा। आगे बढ़कर इस ज़िद्दी से अपने रोम रोम में बसने वाली आती जाती सांसों में महकने वाली नशरा पर झुककर इसकी रोशन पेशानी, चमकती पेशानी पर अपने प्यार की, अपनी बेकरार की मोहर सबत कर दी। नशरा राइब मलिक के अचानक दहकते लम्स पर सटपटा के रह गई। राइब मलिक की नज़दीक का एहसास हुआ, तेजी से पीछे को खिसकी। मुझे नींद आ रही है। और फिर ब्लैंकेट को सर तक ताने वो बेड के कोने पर जा लेटी। इसकी शर्म और झिझक पर राइब मलिक ने जानदार कहकर लगा और मजीद इसको तंग किए बाहर छूट गया। मगर राइब मलिक की आखिरी सोच नहायत कड़वी और जहरीली होगी। सज्जल आज यहाँ आई है तो यकीनन कोई मकसद लेकर ही आई होगी। नशरा बहुत सादा है, वो चालाकी, वो होशियारी नहीं जानती और ना ही इसको आती है। वो ना ही सज्जल की चालाकी को समझ पाएगी, मगर वो नशरा की हिफाजत करना जानता है। आज तो नशरा से मिल चुकी है, मगर आगे से वो सज्जल को नशरा के आसपास भी भटकने नहीं देगा। नशरा पर कोई मैली निगाह भी डाले, ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राइब मलिक नहायत संजीदगी से सोचता वार्डरोब की जानिब बढ़ा। वहाँ से एक इजी सा सलवार कमीज़ निकाला, वो वॉशरूम में घुस गया। बेटा अरबिश। जी रहमत बुआ। अरबिश रोज़ के रूटीन के आखिरी काम निपटाने लगी थी। ढेरों सारे बर्तन धोने बाकी थे, वही काम सर अंजाम देने जा रही थी कि रहमत बुआ ने आवाज़ लगाई। अरबिश ने पलट कर देखा ना, रहमत बुआ नहाई थी दुख भरी तरस खाती नजरों से इसको देख रही थी। रहमत बुआ कहिए ना, क्या कह रही हैं आप? अरबिश ने बगौर रहमत के पुरसोच चेहरे को तका। हाँ। रहमत चौंक कर रह गई। अरबिश जिसने बर्तनों पर साबुन लगाना शुरू कर दिया तो रहमत को फिक्रमंद और किसी गहरी सोच में डूबा देखकर अपने हाथ साबुन लगे हाथों को धोती वो रहमत के पास चली। क्या बात है रहमत बुआ, आप परेशान लग रही है, कोई बात हुई है क्या? अरबिश ने रहमत के दोनों हाथ थाम लिए। बेटा तुम्हें शाह साई ने बुलाया। जी। अब परेशान होने की बारी अरबिश की थी। इसका दिल धड़क गया। मगर रहमत हुआ अभी तो पूरे 1.5 घंटे बाकी है। अरबिश ने वॉल क्लॉक पर नज़र डालते हुए परेशानी के आलम में कहा। इसकी रंगत इसके जर्द कपड़ों से मेल खाने लगी। मगर हुक्म मिल चुका, जिसकी पासदारी तुम पर लागू है मेरे बच्चे। रहमत की आंखें अश्कबार होगी। इसने अरबिश के सर पर हाथ फेरा। जाओ ऐसी चली जाओ, आज बगैर तैयार, बगैर मेकअप के। शायद आज तुम्हारी हालत तुम्हारी बदलती रंगत पर रहम आ जाए। आज सज़ा की कौन सी राह पर चलना पड़ेगा? हर रात बढ़ना पाँव दहकते खोलते आतिशफशां अंगारों पर रखे जाते हैं। आज इस जिस्म की लिए कौन सी सज़ा मुतय्यन की गई है? स्याह दिन में हर रोज़ खुद पर बीती तशद्दुद और बर्बरियत की दास्तान रकम थी। जुल्म की ऐसी तहरीर जो सामने वाले एक शख्स की दुनिया हिला दे। मगर खुद जुल्म और तशद्दुद करने वाला कोई इंसान नहीं है। वो सरदार सालार शाह था, जिसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, इरादों में मजबूती थी, तो चौड़े सीने पर पसलियों के अंदर नरम से दिल की जगह सख्त पत्थर था। पहाड़ था जो जिसे किसी भी लोहे के औजार से मारने से भी मामूली सी दरार ना आए। जाओ देर मत करो, वरना सज़ा में तरमीम तो नहीं इजाफा ही होगा। रहमत के लबो लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने अरबिश को चौंका दिया। यकीनन वो जानती थी आज अरबिश के लिए कौन सी दर्दनाक सज़ा चुनी गई है। आज की रात इसके वजूद इसकी रूह पर हर रोज़ से ज़्यादा भारी होने वाली है। अरबिश अपने अंदर ढेरों डर खुद खौफ को समेटे किचन से बाहर आ गई। जाती हुई इस मासूम सी लड़की को रहमत ने बहुत तकलीफ से देखा। वो जानती थी आज अरबिश के लिए सलाशा ने जो सज़ा मुतय्यन की है, या तो आज अरबिश की सज़ा का दौरानिया ख़त्म या फिर इसकी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म। आज अरबिश अपनी सज़ा से हार जाएगी या फिर अपनी ज़िंदगी से हार जाएगी। आज की रात हर रात से भारी है। अरबिश पर
आज का इम्तिहान, इसकी आजमाइश, इसका सब्र या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर कल की सुबह इसके लिए एक और नई कड़ी आजमाइश लेकर आएगा। ये सब सोचती रहमत बर्तनों के ढेर को धोने की जानिब बढ़ी। भारी भारी कदमों समेत वज़नी मनो भर का वजूद तकरीबन वो घसीटती हुई सलारशाह के बेडरूम तक पहुंची। सोचों का हर महवर सलारशाह की इस नई आजमाइश के गिर्द घूम रहा था। ध्यान के सारे उलझे रेशम के धागे सलारशाह में ही उलझे हुए थे। वो आज क्या करने वाला है, इसकी कोई रसाई नहीं, मगर इतना ज़रूर है जो आज की रात होने वाला वो बहुत बुरा होगा। 1.5 घंटा पहले अपने बेडरूम में बुलवा के कोई खुशखबरी का बाइस तो नहीं, और अहमद बुआ का अंदाज भी इसे बहुत कुछ समझा गया था। आज सलारशाह ने कौन सा नया तरीका सीखा इसको चीर फाड़ देने का, इसके जिस्म के नहीं इसकी रूह की भी धज्जियाँ उठाने का, हर उज़ू के पर खच्चे बिखरने का। कुछ तो अच्छा होता है जो अच्छा नहीं, अरबिश के लिए बेहतर नहीं। अरबिश सलारशाह के बेडरूम के बंद दरवाजे के पास खड़ी शशोपन में मुब्तला थी। हर राह बंद थी, जाए फरार का कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही चॉइस थी, वो थी अंदर बेडरूम में जाने की। अरबिश ने पीछे पलट कर देखा, जहाँ गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। सब अपने अपने कमरों में थे, मगर इस गहरी खामोशी और सन्नाटे को रहमत के बर्तन धोने की खनखनाहट वक्तन फ़वक्तन ची रही थी। माहौल की फ़िज़ा में सर्द थी, इस कदर खुनकी के महसूस हो जैसे अरबिश यहाँ ज़्यादा देर खड़ी रही तो यहीं बर्फ़ का सख्त तौदा बन जाएगी। अपनी सांसों के तनफ़ुस की रवानगी और तेज़ धड़कती दिल की धड़कनें इसको अधमुआ कर रही थी। वो जो हर सुबह सोचती कि मजबूत कदम जमाएगी रखेगी, मजबूरी सा भी कदम लड़खड़ाएगा नहीं, मगर सुबह से रात होने पर वो अपने मजबूत इरादे पर कायम दायम भी रहती। लेकिन रात को इस दरवाजे के पास आकर इसके सारे इरादे मस्मार हो जाते, इसकी सारी पुख्ता सोचें ढह जाती। वो टूट कर फिर से बिखरने लगती। आखिर जो भी है जैसा भी अंदर तो कदम धरना है। और फिर नाप पर अपना लरसता कांपता नाजुक हाथ रखती नाप को घुमाकर दरवाज़ा खोल लिया था। वो अंदर आ चुकी थी। दरवाजे को बंद किए वो सर को झुकाए नजर गाहें नीची किए कदम आगे बढ़ी। 10 मिनट तक बाहर दरवाजे पर खड़ी क्या सोच रही थी। बेडरूम के सर्द माहौल में गूंजती सलारशाह की भारी गंभीर आवाज़ ने साख्त जामत खड़ी अरबिश की पूरी दुनिया हिला के रख दी। बमुश्किल से आने ऊपर उठाए। सलारशाह ने ब्लू ट्राउज़र के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। सर्दी के नाल अकड़ के मर जा तू सलारशाह। अरबिश ने जिस तेज़ी से वह मुश्किल अपने सियाने ऊपर उठाए थे, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से पलकों की घनेरी बाढ़ देखने आरज़ू पर गिरा भी ली। दिल की हालत ज़ीरो थी। अंदर की दुनिया में एक हलचल, एक तबाही मची हुई थी। तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें टाइम से पहले क्यों बुला लिया, हालांकि तुम्हारा काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बहरहाल सबसे ज़्यादा अहम काम तो तुम्हारा यही है, मेरे पास, मेरे बेडरूम में। सलारशाह धीरे धीरे चलता हुआ इसके बहुत नज़दीक आ ठहरा। अरबिश को महसूस हुआ जैसे वो बहुत आस्था बिच्छों के हिसार में आ गई हो। इसके गिर्द मोटी सी गर्म लोहे की जंजीर लिपटी हो। इसका दम घुटने लगा, सांसों का तनफ्फुस हल्का होने लगा, दिल की तेज तर धड़कनें थमने लगी। हर सोच इस आखिरी सोच पर ख़त्म थी कि आखिर आज कौन सी सज़ा तजवीज़ की गई। आज रात इसके वजूद पर कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। आज रात की सलारशाह की तरफ से दी गई आजमाइश में पूरी उतरती भी है कि नहीं। सलारशाह ने बगौर इसकी जर्द रंगत को देखा, पुरसकून मुतमिन मुस्कुराहट लबों पर सजाए वापस बेड पर जा बैठा। लानती बगैरत आदमी। वो बटन ऑन करो। सलारशाह के हुक्मी अंदाज पर अरबिश ने अपनी बिखरती कैफियत पर काबू किया। अपनी थमती धड़कनों के तताल पर आने की कोशिश करते हुए इसने एक बार फिर बमुश्किल अपने सियाने ऊपर को उठाए थे। सलारशाह के इशारे पर इसने पीछे पलटकर दीवार पर एक स्विच बोर्ड लगा था, जहाँ एक कदरे चौड़ा सा गोल्डन बटन लगा हुआ था, जो कि ऑफ था। इसे ऑन करने का हुक्म मिला था। अरबिश छोटे छोटे कदम उठाते इससे मच जाने लगी। दीवार पर लगे इस गोल्डन बटन पर हाथ रखा और ऑन कर दिया। आह! दर्दनाक चीख समेत अरबिश उछलती हुई बहुत दूर जा गिरी। बटन ऑन करते इलेक्ट्रिक का बहुत ज़बरदस्त शॉक करंट लगा था और इस करंट ने अरबिश को दूर फेंका था। अरबिश के सारे असाब भी जिस्म का एक एक अज़ू भी झंझना उठा था। जिस्म का सारा खून लम्हे में निचोड़ के रह गया था। कमज़ोरी से इसका रोम रोम सुस्त पड़ गया। जहनी रूह बिल्कुल मफलूज होकर रह गई। आंखों के लम्हे भर के लिए अंधेरा छा गया, मगर इसके बाद हर शय गोल गोल घूमती हुई लगने लगी। कान साए साए करने लगे। दिल की धड़कनें कभी तेज़, बहुत तेज़, तो कभी बहुत बिल्कुल मध्यम हो जाती, जैसे अभी बंद हो जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, ये रूह पर जिस्म से परवास कर जाएगी। मगर ये तो सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। वो जो समझी थी कि इसकी सांसें रुक गई हैं, रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया, दिल की धड़कनें धड़कना बंद हो गई हैं, इसकी रूह आसमानों पर महवे सफ़र थी। ये सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। वो जिंदा है, सलामत। इसकी रुकती सांसें एक बार फिर से धीरे धीरे बहाल होना शुरू हो गई थी। इसकी थमती धड़कनें अतदाल पर आने लगी। इसके कान जो साए साए करने लगे थे, अब किसी के ज़ोर ज़ोर से कह के गूंज रहे थे, जैसे इसकी बदलती कैफियत, गैर होती हालत का मजाक उड़ा रहे, इस पर हंस रहा हो कोई। जो सलारशाह दी बेबसी की हालत आनी ना, उदो आप सारे ने कह के लगाने हंसना। सलामती बगैरत आदमी पे। अरबिश ने अपना झूमता घूमता सर थाम लिया। एकदम से खुद को इस कदर कमज़ोरी महसूस हुई, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म से खून का कतरा कतरा निचोड़ लिया। हा 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 हा। सलारशाह का जानदार ऊंचा कहकर पूरे कमरे में गूंजकर इसके कानों में सीसा सा पिघला रहे थे। वो इस पर हंस रहा था। मतलब ये सब इसके साथ एक सोची समझी स्कीम के तहत हुआ था। जो सज़ा इसके लिए तजवीज़ की गई थी वो नहायत ही भयानक दर्दनाक है। जिसमें ज़िंदगी मौत की बाजी थी, इस सज़ा में आज ज़िंदगी हार सकती थी, मगर वो तो जिंदा है। क्यों, आखिर क्यों? इदा दे मुजलमानों भी दुखा ने मारिया ने भी मौत एडी छेती नहीं आती। मैं तो समझा कि आज तुम ज़िंदगी की बाजी हार जाओगे, आज तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। सलारशाह हंसता इसके पास और इसके करीब ही बैठ गया। मगर तुम्हारा जीना भी मकसूद है। मैं तो आज कोशिश किया कि अब तुम्हारी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, तुम्हारी ज़िंदगी से आज़ाद कर दी जाए, मगर
सलार शाह ने अरबिश के गालों को सख्ती से अपने हाथ से दबोच लिया। अरबिश दर्द से कराह कर रहेगी, तकलीफ से बिलबिला कर रहेगी, मगर खून बहा में आई इस लड़की की किस्मत में मजीद जीना लिखा है, मजीद सज़ा बाकी है। या तो अरबिश ही मर जाए, चलो इसकी जालिम आदमी से, गंदे आदमी से तो जान छूट जाएगी ना, मार के भी उसकी। तो ये हुआ कि जोया शाह की तकलीफ तुमसे भी बढ़कर थी, इसकी अजियत का तुमने भी पासिंग भी अदा नहीं किया। तो मेरा दिल करता मैं जोया शाह वैसे फैर मार के मार दे। जोया शाह जिंदा होती थी मेरे तो मर जाना सी, जिन्ना जोया शाह का नाम लैके अरबिश नाल भैड़ा सलूक हो गया ना। वो बोल रहा था जो अरबिश को कुछ समझ आ रहा था तो कुछ नहीं, क्योंकि वो भी पूरी तरह अपने होशावास में नहीं थी। अकलो खुद से बेगाना अपना चेहरा इस सालार शाह से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। चलो तुम्हारे सब्र बर्दाश्त को आज की स्याह रात में और आसमाते, कहाँ तक मेरे शिकंजे से खुद को संभाल पाओगी? तुम्हारे ज़बत की आखिरी हद क्या? तुम्हारे मजबूत इरादे कहाँ तक तुम्हारे कदमों को टिके रहने पर मजबूर करते हैं? सलार शाह ने किसी मोम की गुड़िया की तरह इसका निढालो नहीफ वजूद अपने आहनी बाजू में, मजबूत बाजू में भर लिया। अरबिश में इतनी सख्त और ताकत भी नहीं थी कि मामूली सी भी मज़ाहमत कर पाती। सलार शाह ने इसके नाजुक वजूद को बेड पर पटक दिया, इसके सीने पर पड़ा जॉर्जेट का मोटा सर्द दुपट्टा खींच कर दूर फेंक दिया। अरबिश की सियाह आंखों का आखिरी मंजर बस ये था कि सलार शाह ने इन सियाह नैनों में सियाह गुप्त अंधेरा भर दिया था। इसके वजूद पर कोई वजनी पहाड़ टूट पड़ा था, जिसने एक बार फिर इसको कांच की तरह रेसा रेसा कर दिया। मगर आज ये सब देखने से पहले वो अपने अक्लों को घुमाती चली गई। सोचने समझने की सारी हिस्स मफलूज होकर रहेगी, वो किसी बेजान गुड़िया की तरह ढह गई थी। मगर मुकाबिल को इन सब चीज़ों से कोई सरोकार कोई मतलब नहीं था। इसका बदला इसका इंतकाम हर गुजरती रात से भी भारी था। कमीना आदमी, लानती इंसान, ऐसे बंदे के तो टुकड़े टुकड़े करके ना बंदा कुत्तों के आगे डाल दे। कुत्ते ने भी कहना था ऐसी यार दादा गंद नहीं खाते। जहर लगता है मुझे ये ऐसा हीरो, ऐसी बददुआएं ना मैंने इस तरह के बंदे को पहली दफ़ा दी है। मैं तो इसको हीरो नहीं मानती, मेरे नज़दीक तो ये विलन से भी ज़्यादा गंदा है, कमीना आदमी है। इसका बेड़ा गर्क जावे, मारी जावे कि जान छूटे अरबिश की इससे। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी थर्ड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड? मैंने आज बहुत टाइम लगा के टुकड़ों टुकड़ों में बैठ के एपिसोड रिकॉर्ड किया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, टाइम नहीं लग रहा था ना। अभी डेली ऐसा ही हुआ करेगा, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं दूर से, तो अभी इन्होंने रहना इधर। तो फिर ना एपिसोड आपको पता है कि लॉन्ग गेस्ट एपिसोड होती है, 1.5 घंटे की होती है, तो वो ना लेट आती है। आज मेरा ख्याल 1.5 घंटे से भी ऊपर की है, तो इसलिए एपिसोड लेट ही आया करेगी, लेट नाइट जैसे अपलोड होती है। बाकी कोशिश पूरी करूँगी कि जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिले मैं बैठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर लिया करूँ। बाकी यूनिवर्सिटी जाने के बाद तो टाइम और ज़रा टफ हो जाएगा मेरे लिए, तो लेकिन कोशिश यही होगी इंशाल्लाह एपिसोड रोज़ाना आएगी और लॉन्ग ही आएगी। तो अब मुझे ज़्यादा देर मैं चलती हूँ, मैं थोड़ा देर मेहमानों ने भी टाइम दे लिया। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद